नाउ देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेनली होता है बेटा, वो जर्म सेल की हेल्प से होता है। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 में। क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली जर्म सेल्स में होता है। किधर होता है बेटा? वो जर्म सेल। अब क्वेश्चन अराइज होगा, जर्म सेल क्या होता है? अगर तुमने पिछला लेक्चर तुमने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। जर्म सेल बेटा बेसिकली वो सेल होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होते हैं। जहां जो रिप्रोडक्टिव बेटा ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन को हम बोलते हैं जर्म सेल। ये जर्म सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो बेटा बेसिकली दो मेथड होते हैं उसके अंदर, या हम बोल सकते हैं दो स्टेप होता है। फर्स्ट वन होता है पहले गैमेट फॉर्मेशन। दैट मीन्स अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जर्म सेल में हो रहा है, दैट मीन्स कोई फीमेल होगी और एक मेल होगा, तब पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एक फीमेल है और एक मेल है, तो फीमेल के अंदर भी गैमेट बनेगा, मेल के अंदर भी गैमेट बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमेट फॉर्मेशन। और सेकेंड स्टेप क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स जो मेल है उसके अंदर गैमेट बनेगा, वो गैमेट फर्टिलाइज होंगे, देन उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे बेटा, कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज अ मेल एंड द सेकेंड इज अ फीमेल। ये दो पेरेंट इन्वॉल्व है। अब वी नो कि जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके पास टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, करेक्ट। और वो कैसे होते हैं? पेयरिंग में होते हैं। अगर 46 का पेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 पेयर्स। यहाँ देखो, ये जो मेल है उसके पास भी कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। ये जो फीमेल है उसके पास भी कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है, करेक्ट। बट क्या होगा, ये जो 46 है, इस 46 का जब हम लोग क्या करेंगे बेटा? पेयरिंग करेंगे तो 23 पेयर्स, 23 हो जाएंगे। 23 23 ऐसे सेट बन जाएंगे, दो सेट, ये दोनों क्रोमोसोम पेयर होंगे। तो मेल में से 23 क्रोमोसोम आएंगे और फीमेल में से क्या होंगे बेटा? 23 क्रोमोसोम। तो हमने बेसिकली क्या किया? 46 को डिवाइड किया, मीन्स उसका हाफ किया, 23 बनाया। अगर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम बेटा पास हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा हैप्लॉइड कंडीशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हैप्लॉइड कंडीशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन। ओके, सेम थिंग इन द फीमेल ऑल्सो, वो भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को ट्रांसफर कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड कंडीशन और एन। अब वो कैसे ट्रांसफर होता है? अगर मेल है तो बेटा कौन से गैमेट बनते हैं? उनके अंदर स्पर्म बनते हैं जो हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, एन कंडीशन में। जो फीमेल है उसके अंदर ओवम बनता है बेटा, और वो कौन सी कंडीशन में होता है? अगेन हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, दैट इज एन कंडीशन में। अब ये जो स्पर्म, ये जो ओवम है, ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। दिख रहा है ये आपका ओवम है और आसपास क्या है? तुम्हारे स्पर्म है। ये जब दोनों फ्यूज होंगे बेटा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ये क्या बन जाता है? जाइगोट। और जो जाइगोट ये सेल बना बेटा, ये इसका एन है, इसका एन है, दोनों का एन मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? 2n। दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड कंडीशन। ओके, फिर ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होता है, सेल डिवीजन होता है, एम्ब्रियो बनता है। फिर वो एम्ब्रियो क्या बनाता है बेटा? बेबी, जो छोटे बच्चे होते। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, गैमेट फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब उसके बाद हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो देखेंगे, ठीक है। अब प्लांट के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है देखो, द फोर वर्थ ऑफ द फ्लावर। पहले हम रिप्रोडक्शन देखने के लिए प्लांट का, हमको सबसे बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो फ्लावर का स्ट्रक्चर है। फ्लावर को हम क्या कहते हैं, फ्लावर के ईच एंड एवरी पार्ट को हमें आना चाहिए। अब तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 26 पे, और मैंने भी यहाँ पे तुम्हें डायग्राम बनाया है। जो डायग्राम है बेटा वो डायग्राम तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। हिबिस्कस का डायग्राम है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, तुम्हें वो डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि पेपर में आता है। ओके, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, जरा देखेंगे। ये तुम्हारा दिख रहा है हिबिस्कस प्लांट जो तुम्हारे सामने है। ओके, अब हम एक एक को वन बाय वन पार्ट पढ़ लेते हैं, कौन सी चीजों को हम क्या बोलते हैं। देखो मैं नीचे से शुरू करूंगी। पहला ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेडिसल। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है रेप्सिटिकल। देन उसके बाद ये जो पत्तियां हैं, ये जो पत्तियां तुमको दिख रही है जो निकली हुई है, इस पत्तियों को हम बोलते हैं कैलेक्स, और अगर सिंगल रहेगा तो उसको बोलोगे सेपल। अब इसका फंक्शन भी देखते जाते हैं। पेडिसल जो होता है बेटा वो फ्लावर को सपोर्ट देता है,
विथ स्टैंड, खड़े होने के लिए फ्लावर कोई दिख रहा है, इससे सपोर्टिव काम करता है। जो तुम्हारे सेपल्स होते हैं या कैलेक्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, फ्लावर को कवर करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। जब फ्लावर कली होता है, बर्ड कंडीशन में होता है, तो यही अपने आप पूरे फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है कोरोला, जिसको हम बोलते हैं पेटल्स। ये जो पिंक वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड पेटल्स बेटा। ये जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं। ओके, अलग अलग कलर के, जैसे तुम बोलते हैं ना फ्लावर्स रेड कलर का है, फ्लावर्स व्हाइट कलर का है, फ्लावर येलो कलर का है, तो ये जो अलग अलग कलर्स तुमको दिखाई देते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं कोरेला, कोरोला। क्या बोलोगे बेटा, कोरोला। और हम उसे पेटल्स भी बोलते हैं। ओके, ये कलरफुल क्यों होते हैं, ताकि ये बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, अब क्यों अट्रैक्ट कर सकते हैं उसका रीजन हम लोग आगे देखेंगे। ओके, अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे तुम्हें ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम देखेंगे, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बेसिकली जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो टॉप वाला पार्ट है, हम इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टिग्मा। ये एरो यहाँ पे है, ठीक है, ये स्टिग्मा है। ओके, स्टिग्मा का काम क्या होता है बेटा, ये स्टिग्मा स्टिकी होता है, जैसे चिपचिपा होता है ना, जैसे गम कैसा होता है स्टिकी होता है, वैसे स्टिग्मा भी स्टिकी होता है। क्यों होता है ये रीजन बाद में मैं बताऊंगी, बस तुम ऐसे याद रखो इसको, आगे हम लोग डिटेलिंग करेंगे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये जो बीच में ये जो हॉलो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। इसका काम क्या है, ये स्टिग्मा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे है ना, इसको हम बोलेंगे बेटा ओवरी। ठीक है, ये ओवरी का काम क्या है, इसके अंदर दिख रहे हैं छोटे छोटे तुम लोगों को सेल्स दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल्स। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। तो ये जो स्टाइल है वो स्टिग्मा और ओवरी दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट, अगर बेटा किसी में, एकदम अच्छे से ध्यान दो, अगर किसी फ्लावर के अंदर तुम्हें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिला, क्या कहा, अगर किसी फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी मिला, तो बेटा वो फ्लावर गायरोशियम है, मतलब फीमेल फ्लावर है। समझा, कि अगर फीमेल पहचानना है कौन सा फ्लावर फीमेल है कौन सा फ्लावर मेल है, तो तुम ऐसे ही पहचानोगे, अगर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी है तो वो क्या है, फीमेल है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, गायनोशियम। तो अब मेल कैसे पहचानेंगे बेटा, बहुत इजी है। मेल को पहचानने के लिए यहाँ देखो, ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एंथर, और ये जो लाइन है जिससे ये कनेक्टेड किया गया है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। एंथर का काम क्या होता है बेटा, ये पोलन ग्रेन, बारीक बारीक पोल्स, हम बोल सकते हैं पोर्स जनरेट करता है, उस पोर्स को हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन बनाने का काम करता है, और जो फिलामेंट होता है ये उसको एंथर को सपोर्ट देने के लिए होता है। अगर किसी फ्लावर के अंदर, ध्यान से सुनो, अगर किसी फ्लावर के अंदर बेटा एंथर और फिलामेंट है, क्या कहा मैंने, अगर एंथर और फिलामेंट है तो उस फ्लावर को तुम बोलोगे एंड्रोशियम। क्या बोलोगे बेटा उसको, एंड्रोशियम। और इसे हम लोग मेल फ्लावर भी कहते हैं। मतलब अगर मेल है, ये पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे, उसके पास क्या होगा बेटा, एंथर होगा और फिलामेंट होगा। अगर फीमेल है तो उसके पास क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सारी चीजें होगी। इतना समझ गया। अच्छा, कुछ लोग ना बेटा इसको एंड्रोशियम को स्टेमन भी बोलते हैं, ये एंथर और फिलामेंट को मिला के वो लोग स्टेमन भी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ देखो, जो भी तुम्हारे फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम वाला पार्ट होता है बेटा, ये एसेंशियल होता है, एसेंशियल पार्ट होता है फॉर, किसके लिए एसेंशियल है, रिप्रोडक्शन। अगर किसी फ्लावर के अंदर बेटा हमारे, अगर किसी भी फ्लावर के अंदर जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता उस प्लांट का। तो ये पार्ट क्या है, तुम्हारे जो एंड्रोशियम होते हैं और गायरोशियम होते हैं, ये क्या होता है बेटा, ये एसेंशियल होते हैं, इनका होना जरूरी होता है। और उसके बाद एक और पार्ट होता है, जैसे हमारा कोरोला है, कैलेक्स है, ये सारे जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी, एक्सेसरी पार्ट। मीन्स ये सब का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का काम होता है। तो बेसिकली जो तुम्हारा फ्लावर होता है बेटा, वो दो पार्ट में होता है। एक होते हैं कुछ पार्ट जो क्या होते हैं, एसेंशियल वर्थ होते हैं, और कुछ पार्ट क्या होते हैं बेटा, तुम्हारा एसेसरी होते हैं। एसेंशियल वो होते हैं जिनकी, जिनको मतलब कंपलसरी होना ही चाहिए, वरना इससे रिप्रोडक्शन होगा नहीं, वो फ्लावर का कंटिन्यूटी होगी नहीं। और बाकी जो पार्ट बच गया वो क्या है, तुम्हारा एक्सेसरी पार्ट है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तुम्हारी टेक्स्ट बुक से बेटा एक जो फ्लावर का एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड हिबिस्कस फ्लावर। यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में भी दिख रहा है, ये तुम्हारा हिबिस्कस फ्लावर है। बेसिकली ना बेटा ये हिबिस्कस फ्लावर जो होता है वो होता है बायसेक्सुअल।
बायसेक्सुअल मीन्स बाय का मतलब क्या है, दो, ये याद रखना है। बायसेक्सुअल तो बाय का मतलब होता है दो, मतलब इसके अंदर बेटा मेल और फीमेल दोनों फ्लावर रहे, मतलब दोनों पार्ट रहेगा, एंड्रोशियम भी रहेगा, गायरोशियम भी रहेगा। समझा? अब देखो खुद चेक कर लो ना, ये तुम्हारा हिबिस्कस है, ऐसे दिखता है। हिबिस्कस के पास तुम लोगों ने देखा होगा ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा एंथर है, और उस वो किससे अटैच्ड है, फिलामेंट से अटैच्ड है। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं बेटा, मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर बोलते हैं। वहीं पे यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, ये जो लाइन गई दैट इज कॉल्ड स्टाइल, और ये जो नीचे जो रहता है दैट इज कॉल्ड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ये क्या है बेटा, ये गायरोशियम है। तो मेल भी उसी में है, फीमेल भी उसी में है, तो तुम उसे क्या बोलोगे बेटा, ये कौन सा फ्लावर है बेटा, ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके अंदर मेल और फीमेल एक साथ में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है बेटा, पपाया भी एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो दिखाया है, पपाया क्या है, यूनिसेक्सुअल होता है। यूनि मतलब सिंगल, इसका मेल अलग होता है बेटा, फीमेल अलग होता है। यूनिसेक्सुअल इन पपाया, देखो मेल ओनली एंड्रोशियम, मेल को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है बेटा, ये तुम्हारा क्या हो गया, एंथर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है दैट वाज कॉल्ड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट है। यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है क्या बेटा, नहीं है। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा मेल पार्ट हो गया पपाया का। देन फीमेल में देखो, फीमेल को हम लोग बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम ये देखो, ये तुम्हारा स्टिग्मा, ये तुम्हारा स्टाइल, ये तुम्हारी ओवरी, ये तीनों चीजें दैट इज कॉल्ड फीमेल गाइनोशियम। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बेसिक है, जो तुम्हें पता होना चाहिए, कुछ फ्लावर जो होते हैं उनके पास इस तरीके से सपोर्टिंग पेडिसल, जो मैंने पीछे भी बताया था तुमको, ये पेडिसल का काम क्या होता है, फ्लावर को सपोर्ट देना। अगर किसी फ्लावर के अंदर बेटा ये पेडिसल प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट जो सपोर्टिव पार्ट है फ्लावर का, अगर ये प्रेजेंट है तो तुम उसे बोलोगे पेडिसुलेटेड फ्लावर। क्या बोलोगे बेटा उसको, पेडिसुलेटेड। मतलब वो फ्लावर जिसके पास पेडिसल प्रेजेंट है, तुम उसे बोलोगे पेडिसुलेटेड। अभी यहाँ पे ये वाले फ्लावर में देखो, इधर पे तुम्हें पेडिसल नहीं है, डायरेक्ट स्टेम अटैच्ड है। तो जिसमें पेडिसल नहीं होता है, डायरेक्टली स्टेम अटैच्ड होता है, तो तुम उसे बोलते हो ससाइल। क्या बोलोगे बेटा उसको, ससाइल। ये याद रखना है। पेडिसल कब बोलोगे, बहुत सारे ऐसे फ्लावर है जिसके पास स्टॉक होता है दैट इज कॉल्ड पेडिसल होता है, तो तुम उसे पेडिसुलेट फ्लावर बोलोगे। और या फिर जिसके पास पेडिसल नहीं होता है, तुम उसे क्या बोलोगे, ससाइल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, थोड़ा आगे जाएंगे। अब हमें ये बात पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारा ये फीमेल वाला पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसका काम क्या क्या है, ये करता क्या है। तो बहुत सिंपल है, देखो स्टिग्मा जो होता है मैंने तुमको शुरू में बताया था, ये कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, टिप पे प्रेजेंट होता है, सबसे ऊपर होता है। ये स्टिकी होता है, क्यों स्टिकी होता है, उसका मेन रीजन है बेटा, जो मेल फ्लावर होता है एंथर, इससे पहले जो तुम लोगों ने देखा था, वो एंथर ना बारीक बारीक स्पोर्स जनरेट करता है दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। फिर ये एंथर ना ब्रेक हो जाता है बेटा, अभी आगे मैं तुम लोग को डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये जब ब्रेक हो जाता है, जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ वहां उड़ने लगते, गिरने लगते, तो ये उड़ के इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। तो स्टिग्मा अपने आप को स्टिकी रखता है कि जब भी ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर आएंगे तो ये उसको स्टिक कर लेगा, चिपका लेगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट, उसके नीचे जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टाइल, जो हॉलो होता है, खाली होता है एकदम। ये इसका काम क्या है, जो स्टिग्मा है और जो ओवरी है उसको कनेक्ट करने का काम करता है। ओके, उसके बाद तुम्हारा ये जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओवरी, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द बेसल एंड, एकदम एंड में ये होता है। ये देख लो इधर पे ये लीव्स है, सेपल्स है, और यहाँ पे तुम्हारी ओवरी प्रेजेंट है। ये ओवरी का काम क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मली बेटा ओव्यूल्स फॉर्मेशन होता है, ये तुम्हें दिख रहा है, ये ओव्यूल्स बनते हैं इसके अंदर। ये ओव्यूल्स के अंदर एक्सेल होता है, अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, तो ये ओवरी के अंदर एक्सेल होता है जो फर्टिलाइजेशन करता है, फिर ये फ्रूट बनाता है, फिर सीड बनाता है, इस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये जो ओवरी है, उसको अब मैं जूम करूंगी, इसके बारे में हम जरा डिटेल देखेंगे। ये वाला जो डायग्राम है तुम्हें ये फर्दर स्टैंडर्ड में बस एक बार मैंने ऐसे बता दिया है कि जब तुम लोग 11th वगैरह में साइंस वगैरह लोगे तो उसमें ये इतना डिटेल है। तुम्हें ये वाला पार्ट देखना है, जो तुम्हारा ये सेंटर वाला पार्ट है ना, ये जो अंदर है, ये जो एक एक ओव्यूल्स है ना बेटा, वो ओव्यूल्स का मैंने डायग्राम ये है। अब ये देखो, यहाँ देखो, जब ये ओवल्स को देखोगे ना बेटा, तो इसके अंदर ऐसे तीन ऊपर सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं 3 एंटीपोडाल सेल।
क्या बोलोगे बेटा उसको? 3 ऊपर के जो सेल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं 3 एंटीपोडाल सेल। 3 नीचे भी सेल होते हैं, दिख रहा है यहाँ पे 3 ऊपर है तो 3 नीचे भी है। तो जो नीचे है ना, जो बेटा सेंटर में सेल है, हम उसे बोलते हैं हैप्लॉइड एक्स सेल, ये हमारा एक्स सेल होता है। और जो बाजू बाजू में एक इधर है एक इधर है, इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल। 2 सेल होता है, ये फर्स्ट वन ये वाला, ये दोनों सिनर्जिड सेल है। और जो सेंटर में ये क्या है बेटा? एक्स सेल है, हैप्लॉइड एक्स सेल है। ऊपर वाले सेल क्या है बेटा? एंटीपोडाल सेल है। इतना समझ गया? ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो तुम्हारा सेंटर में दिख रहा है बेटा, ये जो सेंटर में तुमको सेल दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा? ये पोलार न्यूक्लियाई है। क्या है? ये पोलार न्यूक्लियाई है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि ये सारी चीजें क्यों? तुम्हें ये इसलिए याद करना है बेटा क्योंकि इसके आगे तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशन है। अगर ये तुम्हें चीजें याद नहीं रहेगी और ये स्ट्रक्चर तुम्हें याद करना है, बनाना है, ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में आता है। ओके, तो तुम बच नहीं सकते इससे। इतना समझ गया? ये तुम्हारा जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जो व्यूज फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके ऊपर 3 सेल होते हैं, ऊपर 3 सेल नीचे होते हैं। 3 ऊपर वाले सेल को हम लोग बोलते हैं बेटा एंटीपोडाल सेल, नीचे वाले सेल को हम लोग बोलेंगे 2 सेल जो उसको सिनर्जिड सेल, सेंटर वाले को हैप्लॉइड एक्स सेल, और जो दो बीच में सेल है उसको हम क्या बोलेंगे? 2 हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई। अब नेक्स्ट एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, 1 मार्क्स में आता है तुम्हारा पॉलिनेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट डज पॉलिनेशन। तो देखो, अगर हमें बेटा पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, इसको करने के लिए ना हमें 2 लोग की जरूरत पड़ती है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक। देखो, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, लिख कर रखो, अपने नोट्स बनाकर रखो। हाँ, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प लग रही है तो मैं बोलूंगी ये बायोटिक एजेंट है मेरा। अगर एबायोटिक, एबायोटिक मतलब जो लिविंग नहीं है, हवा है, पानी है, ये लिविंग नहीं है, तो ये एबायोटिक। तो 2 एजेंट होते हैं बेसिकली मेरे पास, एक बायोटिक एजेंट होता है बेटा, एक नॉन बायोटिक एजेंट होता है, यहाँ हम बोलते हैं एबायोटिक एजेंट। अभी ये करते क्या है? देखो, यहाँ पे मैंने तुमको एग्जांपल के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे दे भी दिया है। एबायोटिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग एजेंट, जिसमें तुम्हारा विंड आता है, ओके, हवा, हवा के थ्रू अगर कुछ हो रहा है तो ये एबायोटिक में आया। वाटर, ये भी एबायोटिक में है। बायोटिक में क्या है बेटा? इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े, बीज है, बटरफ्लाईज है, बर्ड्स है, और अदर भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है। अब क्वेश्चन ये उठा, मिस बायोटिक तो बता दिया, ए बायोटिक तो बता दिया, तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? देखो यहीं पे लिखा हुआ है। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है बेटा, जो तुम्हारा फ्लावर होता है ना, जो भी तुम्हारा फ्लावर है, जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने तुम लोगों को वीडियो भी दिया हुआ है। देखो, ये जो फ्लावर दिख रहा है तुम लोगों को, ये यहाँ पे क्या है? ये तुम्हारा एंथर है, ठीक है, ये तुम्हारा एंथर है और ये फिलामेंट है। ये एंथर का काम क्या होता है बेटा? ये पोलन ग्रेन जनरेट करता है। जैसे यहाँ पे एक एंथर मैंने दिखाया है, ये एंथर क्या करता है? देखो यहाँ ध्यान दो। ओके, देखो ये एंथर क्या है? पोलन ग्रेन। इसके ऊपर बारीक बारीक स्पोर्स दिख रहे हैं, ये स्पोर्स है। ये स्पोर्स क्या होंगे बेटा? एक टाइम के बाद फूट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। जब ये ब्रस्ट हो जाते हैं ना, तो विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये हवा में ट्रेवल करते करते, या फिर तुम्हारे पॉलिनेटर, ये जो तुम्हारे हनी बी है, इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, बर्ड्स है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं ना, तो वो क्या करने जाते हैं? अपना नेक्टर लेने के लिए जाते हैं। बट उनकी बॉडी पे ना बेटा, ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इनकी बॉडी पे। अब ये जो फ्लावर के ऊपर जाकर बैठेंगे ना, वो फ्लावर को वो पोलन ग्रेन चला जाता है, तो हम उसे बोलते हैं पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ये मेल के एंथर से अगर हम लोग स्टिग्मा, फीमेल के स्टिग्मा पे अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटिक और एबायोटिक एजेंट, तो तुम उसे बोलोगे बेटा पॉलिनेशन। क्या बोलोगे उसको? पॉलिनेशन। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बी है, ये जो हनी बी है वो क्या की, मेल वाले प्लांट पे जाकर बैठ गई, उसके एंथर पे उसका नेक्टर ले ली। अब वो एंथर ब्रस्ट हो गया था, उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकल गए थे, अब ये इसकी बॉडी पे लग गए होंगे। अब ये दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगी, बैठेगी, तो दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगी तो वो उसके स्टिग्मा पे जाकर वो गिर जाएगा। स्टिग्मा पहले से स्टिकी था, देखो मैंने बताई थी, स्टिग्मा स्टिकी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन है ना, वो पोलन ग्रेन को वो चिपका ले, चिपक जाए, तो वो क्या होगा? पोलन ग्रेन उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ये क्या है? पॉलिनेशन। तो तुम्हें 1 मार्क्स में आता है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 27 पे कि पोलन ग्रेन जो होता है वो ट्रांसफर होता है एक एंथर से स्टिग्मा तक के, तो तुम उसे क्या बोलोगे? पॉलिनेशन बोलोगे। अब ये जो होता है पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन अकर होता है वो 2 एजेंट की हेल्प से होता है बेटा, एक एबायोटिक होता है, एक बायोटिक। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी देखते रहो, एक एबायोटिक में तुम्हें एग्जांपल टेक्स्ट बुक में सेम है, विंड एंड वाटर है,
ओके, एंड बायोटिक में क्या है, इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स है। ओके, चल अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, अब वो पोलन ग्रेन तो तुम्हारी स्टिग्मा पे आ गया। तुम्हें पता है जो तुम्हारा स्टिग्मा है, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा स्टिग्मा है बेटा, ये स्टिकी है, यहाँ पे पोलन ग्रेन आकर चिपक गए। अब पोलन ग्रेन चिपकने के बाद क्या करेंगे, ऐसे चिपके रहेंगे क्या, नहीं बेटा, ये भी अपना ग्रोथ करेंगे। कैसा ग्रोथ, कैसा, देखो ये जो बेटा पोलन ग्रेन है, ये अपना पोलन ट्यूब जनरेट करेंगे, दिख रहा है ये ऐसे, ये अपने आप को जर्मिनेट करेंगे, अपने पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेंगे, और इस पोलन ट्यूब में ये दो तुम्हें दिख रहा है सेल, दैट इज कॉल्ड टू मेल सेल। तो ये समझ में आया कि एक पोलन ग्रेन कितने सेल को कंटेन करता है, दो मेल गैमेट को कंटेन करता है, कितने बेटा, दो मेल गैमेट को। अब ये पोलन ग्रेन क्या होगा, अपना अपना पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, उसके अंदर दो मेल गैमेट होगा, और ये कहाँ पहुंचने की कोशिश करेगा, देखो यहाँ देखो, यहाँ से वो जर्मिनेट हुआ है, जो तुम्हारे ओव्यूल्स है ना ओवरी के अंदर, उस ओव्यूल्स में जाएगा। अब जब ओव्यूल्स को मैं बेटा मैग्नीफाई करूंगी, मैंने तुम लोग को बताया था, तो कुछ इस तरीके से शक्ल होगी, ऊपर 3 एंटीपोडाल सेल, बीच में तुम्हारा एक्स सेल, और दो यहाँ पे भी तुम्हारे क्या होंगे, सेल होंगे, और यहाँ पे दो तुम्हारे पोलार न्यूक्लियाई, पोलार। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मेल गैमेट यहाँ पर रिलीज हो गया, ये दिख रहा है, यहाँ पर वो पोलन ट्यूब ऐसे आया, और यहाँ पर आके से अटैच्ड हो गया। अब जब अटैच्ड होगा तो क्या होगा, ध्यान दो अच्छे से, जब मेल ट्यूब बेटा सबसे पहले किससे मर्ज होता है, जाके एग सेल से मर्ज होता है। ओके, तो ये दो है ना, इसके पास दो मेल गैमेट है, तो एक मेल गैमेट इस एग सेल के साथ क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। ध्यान देते रहो, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है, स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी हो जाता है, पॉलिनेशन होता है, फिर वो पॉलिनेशन होने से जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब जनरेट करेगा, और ईच पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट, कितने मेल गैमेट होंगे, दो मेल गैमेट होंगे। अब दो मेल गैमेट में क्या होगा, सबसे पहला वाला जो मेल गैमेट होगा बेटा, वो किससे यूनाइट हो जाएगा, जाके एक्स सेल से यूनाइट हो जाएगा, और ये जो एक्स सेल है, ये देखो यहाँ ध्यान दो, ये जब मेल गैमेट तुम्हारा एक्स सेल से हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ये तुम्हारा एक्स सेल है। ओके, देखो ये ऐसी है ना, यही कलर में है ये, तो यहाँ पे तुम्हारा पहले से एक्सेल प्रेजेंट था ओव्यूल में, तुमने एक मेल गैमेट इसको फ्यूज कर दिया, जैसे ही मेल गैमेट एक्सेल के साथ फ्यूज हो गया, तो बेटा वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ओके, फिर जब ये फ्यूज हो गया, तो मैंने तुम लोगों को पढ़ा है, जब एक गैमेट दूसरे गैमेट से फ्यूज हो जाएगा, तो तुम उसे क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल कंबाइंड हो गए ना, एक एक्सेल और एक मेल, ये दोनों कंबाइंड हुए तो जाइगोट बना, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद जो एक और मेल गैमेट बच गया, दो था ना, एक तो एक्सेल के साथ कंबाइंड हो गया, एक जो मेल गैमेट बच गया ना बेटा, वो क्या करेगा, जो तुम्हारे पोलार न्यूक्लियाई है, यहाँ पर ये जो तुम्हारे दो पोलार न्यूक्लियाई है, इनके साथ जाकर ये वाला जो मेल गैमेट है वो फ्यूज हो जाएगा। ओके, क्या होगा, जो तुम्हारे दो टू पोलार न्यूक्लियाई है ना बेटा, उसके साथ जाके ये दोनों क्या है, एक जो तुम्हारा मेल गैमेट बच गया वो फ्यूज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक जो मेल गैमेट बच गया था बेटा, ये जो तुम्हारे सेंटर में दो पोलार न्यूक्लियाई थे, इसके साथ फ्यूज हो गया। तो देखो एक बार पहले फ्यूज हुआ, एक बार अभी फ्यूज हुआ, तो दो बार फ्यूजन हुआ, मतलब दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, मैं वापस से रिपीट करवा देती हूँ बेटा, क्या हुआ था, जो हमारा पोलन ग्रेन था वो हमारे स्टिग्मा पे आके जर्मिनेट हुआ, वो अपना पोलन ट्यूब बनाया, पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट थे, वो मेल गैमेट क्या हुए, सबसे पहले एक मेल गैमेट एक्सेल के साथ कंबाइन हुआ और अपना जाइगोट बना दिया, पहला फर्टिलाइजेशन यही हो गया। दूसरा जो मेल गैमेट था वो क्या था, सेंटर में जो पोलार न्यूक्लियाई थे उसके साथ फर्टिलाइज हो गया, सेकेंड टाइम फर्टिलाइज हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लो, वही चीज तुम्हें बताई गई कि ये पोलन ग्रेन है, ये तुम्हारा जर्मिनेट हुआ, पोलन ट्यूब बना, ये वाले सेल के साथ कंबाइन हुआ, देन अगेन वही चीज लिखी हुई है। अब ये ना, ये वाला जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है, यहाँ पे देख लो अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये डायग्राम तुम्हें बनाना है पेपर में भी, जब आता है पेपर, अगर तुम्हें डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है इन डिटेल और बड़े मार्क्स में आता है, तो तुम्हें ये डायग्राम भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, तुमने ये बनाया, इधर पे पोलन ग्रेन आया, फिर ये दो मेल गैमेट बनाए, ये कैसे पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुआ, ओव्यूल्स के साथ कंबाइन हुआ,
फिर ये देखो, ये उसका स्ट्रक्चर है डिटेल तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। 3 एंटीपोडाल सेल है, यहाँ पे सेंटर में एग सेल है, 2 सिनर्जिस सेल है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लिया। ये क्या होगा, जो मेल गैमेट है, एक ये एग सेल के साथ कंबाइन होगा और एक पोलर न्यूक्लिया के साथ कंबाइन होगा। 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा तो तुम इसे क्या बोलोगे बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। कैसे सीड जर्मिनेट होता है, ओके। तो सीड जर्मिनेट होने के लिए उससे पहले जरा हम लोग ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं बेटा। टेक्स्ट बुक में तुम्हारे पेज नंबर 27 पे डू यू नो में दिया हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। देखो वर्ड से ही समझ में आ रहा है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब बेटा, जो फ्लावर है ना वो अपने खुद के फ्लावर के साथ क्या होगा, पॉलिनेशन कर लेगा, मतलब अपने ही फ्लावर के। जैसे एक एग्जांपल, ये एक पार्ट है प्लांट का, ये एक ही प्लांट से है दोनों फ्लावर। इसके दोनों क्या है बेटा, बाइसेक्सुअल है, दिख रहा है, स्टिग्मा भी, स्टाइल भी, ओवरी भी, एंथर भी, फिलामेंट सब है, मेल भी फीमेल भी है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने एक फ्लावर को कंसीडर कर लिया है। अब मुझे मालूम है, मुझे अगर रिप्रोडक्शन कराना है, मतलब फर्टिलाइजेशन कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंथर देना पड़ेगा, एंथर के पास जाना पड़ेगा, उससे पोलन ग्रेन लेना पड़ेगा। तो ये दोनों तो एक साथ में है, तो मैं क्या करूंगी, ये जो एंथर है ये अपने आप को ब्रेक करेगा, इसका जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, देन फर्टिलाइजेशन करेगा। तो खुद के उससे किया ना, खुद के फ्लावर से खुद को कर लिया, या फिर अपने ही पेड़ के दूसरे फ्लावर से कर लिया, दूसरा कोई पेड़ नहीं, सेम था। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, खुद के ही प्लांट से हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, तो हम इसे बोलते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। देखो यहाँ पे दिया है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन अगर अलग अलग फ्लावर है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, या फिर खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर है वो उसी से फर्टिलाइजेशन हो गया तो भी चल जाएगा। तो ऐसे को हम बोलते हैं बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक फ्लावर अलग प्लांट का, एक फ्लावर दूसरे प्लांट का, मतलब अलग अलग फ्लावर के, अलग अलग प्लांट के फ्लावर रहेंगे लेकिन स्पीशीज सेम रहेगी। ये भी हिबिस्कस है, ये भी हिबिस्कस है। अगर इस केस में यहाँ का जो पोलन ग्रेन है ये वाले स्टिग्मा पे जाता है, ये वाले का ये वाले पे, ये दूसरे प्लांट का ये दूसरे प्लांट का, अदर प्लांट, अलग अलग प्लांट का अगर हम पॉलिनेशन करवाते हैं बेटा, तो उस टाइप के पॉलिनेशन को बोलोगे तुम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेम प्लांट पे नहीं रहेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। सेम स्पीशीज रहेगा, स्पीशीज सेम है लेकिन प्लांट क्या है, अलग अलग है। ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एयर, विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ तुम्हारे इंसेक्ट हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके हेल्प से ये पॉलिनेशन होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सीड जर्मिनेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। सीड जर्मिनेशन में क्या है, बहुत छोटी सी तुम्हें एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। पेज नंबर देख लो, तुम्हारा पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है ये सीड जर्मिनेशन। करना क्या है, बहुत बेसिक है बेटा। तुम्हें क्या करना है, ग्लास लेना है, जैसे ये मैंने लिया है, कोनिकल फ्लास्क हम इसको बोलते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क लेना है, इसके अंदर कुछ गार्डन की मिट्टी मैंने इसके अंदर डाला है, ठीक है, ये तुम्हारी गार्डन की मिट्टी है। और इस गार्डन की मिट्टी में कुछ पल्सेस लेने हैं, कुछ भी, मतलब जो भी पल्स तुम्हारे पास प्रेजेंट है इसके अंदर तुम डाल दो। जैसे ही तुम डालोगे, इसे क्या करना है बेटा, कुछ टाइम के लिए तुम्हें इसे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो इसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे। अच्छा, ये पता है ना तुम्हें कि जो सॉइल है, मैंने क्या किया, गार्डन की सॉइल लेकर आया, इसके अंदर पल्सेस डाल दिया। अब मुझे कुछ दिन इसकी रिकॉर्डिंग मतलब देखना है कि ये कैसे जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैं रोज डेली इसको वाटरिंग करूंगी, पानी डेली दूंगी। तो क्या होगा, ये जो पल्सेस है, जो ग्रेन्स है, दाने हैं बेटा, ये जर्मिनेट होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब ये बढ़ेगा तो क्या बनाएगा बेटा, फ्लावर बनाएगा सबसे पहले, जिसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। फिर फ्लावर से ये खुद को किसमें कन्वर्ट करेगा, ओव्यूल्स में, ओवरी। इसके इसी फ्लावर को हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, जब ये फ्लावर फर्टिलाइज हो जाएगा बेटा, तो ये क्या करेगा, खुद के ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करेगा, उसको सीड में कन्वर्ट करेगा। फिर वो सीड किस में कन्वर्ट होगा, तुम्हारा फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा बेटा। फिर वो फ्रूट बनेगा, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे सीड होंगे। फिर वो सीड टूटकर एक टाइम के बाद सड़ गल के जमीन पे गिरेंगे। फिर वो सीड वापस से क्या होंगे बेटा, जर्मिनेट होने लगेंगे, फिर इस तरीके से प्लांट बनने लगेगा। तो ये जनरेशन चलता रहता है। जैसे अभी एक कोई प्लांट है, प्लांट के ऊपर वो फ्लावर है, वो फ्लावर अपने आप को सीड में कन्वर्ट करता है, फिर फ्रूट में, फिर वो एक टाइम के बाद सड़ जाता है, जमीन पे गिर जाता है,
फिर उसके सीड जमीन पे बिखर जाते हैं, फिर वापस से वो प्लांट जनरेट हो जाता है। तो हम इसे बोलते हैं सीड जर्मिनेशन इन सॉइल। मतलब हम कोई भी प्लांट के साथ आप ऐसा कर सकते हो। सीड से आप नॉर्मली यही तो करते हैं हम लोग कि सीड लेते हैं, सीड को जमीन में बोते हैं, फिर उसका हमको क्या मिलने लगता है, फ्लावर मिलने लगता है, फ्रूट मिलने लगता है, जो भी जिस चीज की हम सीड डालेंगे वो चीज हमें मिलने लग जाती है। ओके, अच्छा ये वाला पार्ट रह गया था, सॉरी। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, ये नॉर्मली ना लैब वगैरह में होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो पॉलिनेशन होता है ना वो नेचुरली नहीं होता है। मतलब विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम लोग क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग पोलन ग्रेन एक एंथर से लेकर आते हैं और दूसरे एंथर पे ये करते हैं, स्टिक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश। तो देखो यहाँ पे दिया है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द वन फ्लावर to the stigma of the another flower of the same species by the scientist using the brush। सेम स्पीशीज होते हैं, लेकिन ये हम लोग यहाँ पे कोई बायोटिक और एबायोटिक एजेंट यूज नहीं करते हैं, हम खुद अपने हाथ से करते हैं इसको ब्रश की हेल्प से। तो ये क्यों करते बेटा, ताकि हमें क्या हो, अच्छी क्वालिटी का फ्लावर मिले, और जो क्वालिटी भी हो सकते हैं और क्वांटिटी भी हमें अच्छी मिले, इसलिए हम करते हैं। और इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में ही है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है 28 पेज नंबर पे, कैन यू रिकॉल में कि विच डिफरेंट हार्मोन कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम्हारे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, वो कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बस अभी तुम्हें बेसिक ही याद रखना है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव मेल और फीमेल में जो बेसिक है, जो मतलब बड़े इंपॉर्टेंट है, पहला है टेस्टोस्टेरोन मेल के अंदर है। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है बेटा, नॉर्मली जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, लड़कों की मूछी आना, दाढ़ी आना, या फिर उनकी वॉइस पहले छोटे रहते तो उनकी वॉइस अलग होती है, जब बड़े होने लगते तो उनकी वॉइस डीप हो जाती है, उनके मसल्स आने लगते हैं, उनका चेस्ट ब्रॉड होने लगता है, बॉडी पे हेयर आने लगते हैं। तो ये सब टेस्टोस्टेरोन और भी ऐसे बहुत सारे हार्मोन है जिसकी वजह से इन्हें ये सारे कैरेक्टर मिलते हैं। फिर उसके बाद इनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, जिससे ये मैच्योर होने लगते हैं, प्यूबर्टी हिट करती है। तो ये सारे सिम्टम्स है जो किसकी हेल्प से होते हैं बेटा, हार्मोन की हेल्प से होते हैं ये सब। फिर इनकी बॉडी में जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म बनाने के ये हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है। तो ये सारे काम कौन करता है बेटा, हार्मोन करता है। तो अलग अलग हार्मोन है जो अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होते हैं बेटा, ये हार्मोन तुम्हारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है, यहाँ पे देख लो डायग्राम में, हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है उसके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके अंदर से ये हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के सिस्टम को रन करता है। अगर वही फीमेल के केस में बात करेंगे तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे हार्मोन होते हैं जो फीमेल को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ग्रोथ करते हैं। जैसे फीमेल जब प्यूबर्टी को हिट करती है तो उसकी जो चेस्ट होते हैं वो ब्रॉडर हो जाते हैं, हिप चौड़े हो जाते हैं, उसके ब्रॉडिंग हो जाती है, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, उसको अंडर आर्म हेयर आने लगेंगे। देन उसके बाद उसकी आवाज जो पिच, हायर पिच हो जाती है उसकी। ये सारे मतलब हम बोल सकते हैं ये जितने भी चेंजेस आते हैं, कैरेक्टर चेंज होता है, जितने भी सेकेंडरी चेंज होता है, वो सब हार्मोन के बिहाफ पर ही होता है। तो हार्मोन ही बेटा मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सारे फंक्शन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमसे पूछा गया, दैट इज कॉल्ड व्हाई हैज द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इनेक्ट द लॉ टू फिक्स द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज एज 18 इन गर्ल्स एंड 21 इन बॉयज। एज वी नो कि अगर लड़कियों को शादी करनी है तो 18 उनका होना चाहिए, 18 साल के हो जाए तो ही उनको शादी के लिए अलाउड है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। और बॉयज को अगर शादी करनी है लड़कों को तो उनके 21 एज होना चाहिए, उससे पहले नो मैरिज। चाइल्ड अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कानून बनाया गया है, ठीक है, लॉ बनाया गया है कि कोई भी लड़का है वो 21 से पहले शादी नहीं कर सकता और 18 से पहले लड़कियों की शादी नहीं होगी। उसका मेन पर्पस ये था बेटा कि इनको ये लॉ बनाने का जो मेन मकसद ये था कि चाइल्ड मैरिज जो एक्ट है उसको रोका जाए। मतलब बचपन में लोगों की शादी फिक्स कर दी जाती थी, बहुत छोटे ही रहते थे बच्चे, अभी इतने मैच्योर नहीं हुए, कुछ समझ नहीं हुआ, हर चीजों को समझ नहीं पाते थे और उनकी शादी हो जाती थी, एक नई लाइफ उनकी शुरुआत हो जाती थी। फिर उनके हेल्थ, अभी तुमको मालूम है जब छोटे होते बच्चे तो उनकी ग्रोथ होती रहती है, उस ग्रोथ फेज में अगर इतने सारे हार्मोनल चेंज आएंगे तो बच्चों की हेल्थ भी खराब हो सकती है, फिर बेटर फ्यूचर भी नहीं होता था, बच्चे पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाते थे। गर्ल्स तो मेजरली गर्ल्स के साथ होता था क्योंकि जल्दी शादी हो गई, पढ़ नहीं पाए। तो
उनका एजुकेशन बैकग्राउंड भी बहुत पीछे रह जाता था। अब एजुकेशन बैकग्राउंड की वजह से क्या है, देखो जितना कम पढ़ोगे उतना क्या होगा, तुम कमाओगे भी कम, उतना बिजनेस भी बहुत कम होता है। दैट्स इम्पोर्टेंट कि हमें पढ़ना जो है हमें वो नॉलेज देता है, और हम उस नॉलेज को यूज करके क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो उससे क्या हो रहा था, जब लड़कियों की शादी जल्दी जल्दी हो जाएगी, छोटी एज में हो जाएंगी, वो पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, तो वो कुछ बनेंगी भी नहीं, सोशल डेवलपमेंट में नहीं होगा। तो इसकी वजह से ये कानून को लगाया गया कि 18 से पहले किसी लड़की की शादी नहीं हो सकती है, 18 के बाद ही होगी, और लड़कों को भी अगर शादी करनी है तो 21 के बाद करनी है। तो ये मैरिज एक्ट था। अब उसके बाद हम आगे चलते बेटा, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो थोड़ा बहुत तो हमने बेटा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आया था। क्या पढ़ के आया था बेटा, कि जो मेल होता है उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, जो फीमेल होती है उनके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ये थोड़ा बहुत याद होगा, होप सो, कि मेल जो होता है उसके पास एक्स भी होता है, वाई भी होता है, फीमेल जो होती है उसके पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन याद होगा थोड़ा बहुत, ओके। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि यहाँ तुम्हें जो यहाँ पे दिखाया गया वो यही दिखाया गया है कि नॉर्मली बेसिकली हमारे पास, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में हेरिडिटी चैप्टर जो है और वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन में हमने ये पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं बेटा वो टोटल ह्यूमन बीइंग में 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। अभी शुरू में भी मैंने बताया। और ये पेयरिंग में होते हैं 23 के पेयर में, जिसमें से बेटा 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? ऑटोसोम। इसका काम क्या होता है, इसमें सारे फंक्शन रिकॉर्ड होते हैं कि जो आने वाला बेबी है वो फेयर होगा या डार्क होगा, उसके हेयर का कलर कौन सा होगा, उसके आईज का कलर कौन सा होगा, उसका सारी मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसमें से जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम या जेंडर डिटरमाइनिंग। मतलब अगर हमें जेंडर पता करना है बेटा किसी का, तो ये जो एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो ये बताता है। तो जेंडर डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम में हम ऐसे पता करते हैं। हमें अगर पता लगाना है कि फीमेल है, तो फीमेल के पास क्या होगा, फीमेल का जो क्रोमोसोम होगा वो दोनों एक्स एक्स होगा, तो आने वाला जो बच्ची होगी वो फीमेल रहेगी। और बेबी अगर है तो क्या रहेगा, एक्स वाई रहेगा। तो ये जेंडर डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम हो गया, ओके। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है बेटा, इन मेल के अंदर हमारे ये सारी चीजें लिख ली, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी वही चीज लिखी हुई है कि जो तुम्हारा एक्स वाई जो होता है वो क्रोमोसोम वुमेन के अंदर होता है, सॉरी मेल के अंदर होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर होता है। अच्छा, ये बात तो तुम्हें पता है कि बेटा जब हमें रिप्रोडक्शन करना होता है तो हम पर्टिकुलर हमारे पास मेन के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे फीमेल का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ओके। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्यों करना होता है वो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें शुरू के लेक्चर में पता था। रिप्रोडक्शन क्यों करना है कि अपनी स्पीशीज को बेटा कंटिन्यूटी करनी है। अगर अपनी स्पीशीज तुम कंटिन्यू करना चाहते हो, अपनी जनरेशन को आगे ले जाना चाहते हो, तो तुम रिप्रोडक्शन करो। अगर तुम अपनी जनरेशन को आगे नहीं ले जाना चाहते हो तो बेटा रिप्रोडक्शन मत करो, ओके। तो हम सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या दिया हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है उसके पहले सबसे पहला लेबलिंग, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी डायग्राम है, तुम देख लो पेज नंबर 28 पे तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है, और वो डायग्राम की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि पेपर में तुम्हें डायग्राम बनाने के लिए और लेबलिंग करने के लिए आता है। तो जो तुम्हारा बेसिकली बेटा रिप्रोडक्शन होता है वो किन किन बेस पे होता है, तुम्हारा पहला होता है टेस्टिस। देखो ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है दैट इज कॉल्ड टेस्टिस, उसके ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक्स, फिर उसके बाद तुम्हारा ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पीनस, फिर ऊपर वाला पार्ट कहेंगे तुम लोग वास डेफरेंस, ठीक है। ये जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड यूनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन जमा होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो इस तरीके से तुम्हें ये चिंगम लाइक दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये फुला हुआ रहता है, स्वेलिंग होती है, जिसकी स्वेलिंग होती है, जैसा स्वेलिंग जैसा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल बेटा। फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है जो तुम्हारा हार्ट लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड पोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जो येलो वाला छोटा सा तुम्हें दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड्स। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, जहां से यूरिन पास होता है, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो ये तुम्हारा बेसिकली डायग्राम हो गया, तुम्हें लेबलिंग के साथ ये तुम्हें करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। और ये जो होल होता है दैट इज कॉल्ड पीनस, हाँ, ये होल को हम लोग पीनस भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, थोड़ा सा हम डिटेल जाएंगे टेस्टिस के बारे में, ठीक है। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, दिख रहा है ये टेस्टिस को जब हम लोग ने एकदम ऐसे जूम किया, तो सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड वास डेफरेंस,
ठीक है, ये वाला जो पाइप, जो हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं, ये वाला जो कनेक्शन जो होते हुए आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, यही वास्ट डिफरेंस फर्दर कन्वर्ट होता है बेटा एपिडेमिक्स में, यहाँ पे देख लो। फिर ये एपिडेमिक्स से फर्दर कन्वर्ट होता है बेटा जर्मिनल, तुम्हारा क्या है, सेमिनल वेसाइकल है। देखो सेमिनल वेसाइकल ट्यूब से ऐसे, ये जो ट्यूब्स बने हैं दैट इज कॉल्ड सेमिनल वेसाइकल्स। ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी सेमीफेरस ट्यूब्यूल है। ओके, उसके बाद ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसके अंदर टेस्टिस कवर होता है, हम लोग उसको बोलते हैं बेटा स्क्रोटम। उसके बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेक्टम। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें याद रखना है। अब देखो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा है कि जो टेस्ट्यूज होता है उसके अंदर नंबर ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल है, दिख रहा है कितने, मतलब बारीक 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 ऐसे फॉइलिंग कॉइलिंग है। तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल होता है। फिर जर्मिनल एपिथेलियम, ये जो होता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ये खुद को, ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल है ये खुद को क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। जब ये खुद को डिवाइड करता है तो ये क्या बनाता है बेटा, स्पर्म फॉर्मेशन करता है। ओके, फिर जब ये स्पर्म बनता है तो ये स्पर्म को वापस फीमेल बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। कैसे इंजेक्ट करते हैं वो सब अपन डिटेल में देखेंगे। बस तुम्हें ये याद रखना है बेटा कि जो टेस्टीज होता है वो वास्ट डिफरेंस पहला एपिडेमिक्स, फिर सेमिनल वेसाइकल, ये फर्दर अपने आप को और कॉइल करके रखता है। अब यहाँ देखो जरा, ये जो सेमिनल वेसाइकल है ना बेटा, ये कैसे बनता है, ये जो तुम्हारा पार्ट होता है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पार्ट हमारा बनता है वो कब बनता है, जब हम छोटे होते हैं, मतलब जब हम माँ के पेट में होते हैं तब। जब फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे मैंने तुमको पढ़ा है जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट क्या होता है, जाइगोट के बाद फर्दर क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन होता है और वो एम्ब्रियो बनाता है। और जब कोई भी सेल बेटा एम्ब्रियो, आगे तुम लोग पढ़ोगे, जब वो एम्ब्रियो बनाता है ना तो उसके अंदर 3 लेयर बनते हैं, 3 सेपरेट सेक्टम बनता है, 3 लेयर बनते हैं, जिसका एक का काम होता है तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना, एक का काम होता है तुम्हारे बॉडी सेल जनरेट करना, एक का काम होता है तुम्हारे ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजों को जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जो सेमिनल वेसाइकल होते हैं वो किससे बने होते हैं, जमीनल एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। और ये जमीनियल एपिथेलियम सेल का काम क्या होता है बेटा, स्पर्म प्रोडक्शन करना। ओके, तो यहाँ देख लो, ये तुम्हारा जमीनल, ये जो दिया हुआ है वो जाइगोट है। जब जाइगोट फर्दर अपना सेल डिवीजन करता है, तो जब सेल डिवीजन मैंने बोला 3 लेयर होती है, जिसमें से एक लेयर का काम क्या होता है, तुम्हारे स्पर्म फॉर्मेशन करने का काम होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जरा वन बाय वन कैसे स्पर्म बनता है और कैसे उसका प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो, सेमिनल सॉरी सेमीफेरस ट्यूब्यूल में ये स्पर्म साइड है जहाँ पे स्पर्म बनाया जाता है, मतलब स्पर्म यहीं पे बनता है। सेमिनल फेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनाया जाएगा। फिर कहाँ ट्रांसफर किया जाता है बेटा, रीटे टेस्टिस में। यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रीटे टेस्टिस। ये रीटे टेस्टिस क्या होता है, बहुत ही मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। फिर ये रीटे टेस्टिस से कहा जाता है वास्ट एफरेंट में। यहाँ देखो ये तुम्हारा वास्ट एफरेंट है। फिर ये वास्ट एफरेंट से कहा जाएगा, एपिडेमिक्स में जाएगा। एपिडेमिक्स में जाके ये अपना स्पर्म जो होता है बेटा, ये मैच्योर होने लगता है। मैच्योर कैसे होगा, क्योंकि जो वास्ट तुम्हारा एपिडेमिक्स है ना, वो तुम्हारा कुछ हार्मोनल, हम बोल सकते हैं ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। हार्मोनल ग्लैंड में क्या है, तुम्हारा सेमिनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, इजैकुलेटरी ग्लैंड है। ये तीनों ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा, जो तुम्हारा यहाँ से स्पर्म होकर आया, सेमिनल वेसाइकल से रीटे टेस्टिस में आया, रीटे टेस्टिस से वास डिफरेंस में गया, वास डिफरेंस से एपिडेमिक्स में गया, फिर वास डिफरेंस से कहाँ आया, तुम्हारा सेमिनल वेसाइकल में। ये केमिकल सिक्रीट करेंगे। ठीक है, ये केमिकल क्या करेगा, जो स्पर्म आ रहे हैं ना बेटा, उसको मैच्योर होने का काम करेगा। जैसे ये केमिकल सिक्रीट करते ही अपने आप को मैच्योर करेगा। मैच्योर होने के बाद ये तुम्हारा यूरेनोजेंटल जो डक है, जहां से यूरिन पास होता है, वहां से ये स्पर्म भी क्या होगा, पास होगा। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन कैसा हुआ। सबसे पहले सेमीफेरस ट्यूब्यूल में, फिर रीटे टेस्टिस, वास एफरेंस, फिर वास एफरेंस, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा एपिडेमिक्स, देन वास डेफरेंस, फिर इजेकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरेनोजेंटल से ये स्पर्म क्या हो गया बेटा, बाहर आ गया। अब जो जिस डक में ये गया था, वो डक के बारे में देख लेते हैं ना, कौन कौन से वो ग्लैंड से गया था। सेमिनल वेसाइकल सबसे पहला यही ग्लैंड था। इसका काम क्या होता है बेटा, ये फ्रुक्टोज फ्लूइड को सिक्रीट करता है। जो क्या करेगा बेटा, एक टाइप का प्रोटीन होता है जो तुम्हारा स्पर्म है उसको कोगुलेट करता है, जमाने का काम करता है। जो थिकनेस आती है ना स्पर्म की, जस्ट बिकॉज ऑफ सेमिनल वेसाइकल। ओके, अब जो तुम्हारा स्पर्म है वो सेमिनल वेसाइकल में गया,
तो उसको थिकनेस मिली प्लस फ्रक्टोज मिला जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद उसको कहाँ पास किया जाता है बेटा? इट इज पास इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट से हम कहाँ पास करते हैं उसको? पोस्ट्रेट ग्लैंड में पास करते हैं। पोस्ट्रेट ग्लैंड में क्या होता है? जो तुम्हारा स्पर्म होता है उसको मिल्की कलर मिलता है, ठीक है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है और बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो तुम्हारा स्पर्म है उसको एक्टिव करने का काम करता है, ठीक है, जिसको हम बोल देंगे अब उस वक्त वो क्या हो गया, स्पर्म तो आया लेकिन बहुत सारी चीजें बेटा उसके साथ मिक्स हुई ना, तो अब वो स्पर्म क्या बन गया बेटा? तुम्हारा सेमन बन गया। क्या बन गया बेटा? सेमन। अब वो सेमन के अंदर स्पर्म भी रहेगा और भी बहुत सारे फ्लूइड है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ पर जो भी हमने किया कहाँ पास होगा? कॉर्पस ग्लैंड में पास होगा। ये कॉर्पस ग्लैंड क्या करेगा बेटा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल कंडीशन में जाएगा, ना ही एसिडिक ज्यादा, थोड़ा सा बस क्या करता है उसको एसिडिक कंडीशन हाई करता है, क्योंकि जो फीमेल की बॉडी में जाएगा तो फीमेल की बॉडी में वेजाइना में क्या होता है? थोड़ा एसिडिक कंडीशन होता है, तो वो एसिडिक कंडीशन को बेयर करने के लिए उसको क्या किया जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा अल्कलाइन नेचर दिया जाता है। अब नेक्स्ट फिर ये कहाँ पास होगा? यूरेनोजेंटल डक्ट में पास होगा। फिर यूरेनोजेंटल डक्ट से पीनस से ये रिलीज आउट हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा डायग्राम है, अच्छे से देख लो। अब तुम्हें इसमें एक चीज बताया गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर टेस्टिस पैरिंग में, ये तुम्हारे टेस्टिस है दिख रहा है पैर में है। एपिडेमिक्स यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी दोनों पैर में है। वास डिफरेंस भी पैरिंग में, वास डिफरेंस यहाँ पे भी, वास डिफरेंस यहाँ पे भी है, वास डिफरेंस भी है दोनों तरफ। यहाँ पे ये तुम्हारा वास डिफरेंस ये भी पैर में है, एपिडेमिक्स भी पैर में, वास डिफरेंस भी पैर में, तुम्हारा टेस्टिस भी पैर में। इवन क्या सिंगल है बेटा? पीनस स्क्रोटम ये दोनों सिंगल है, पोस्टाग्लैंड भी सिंगल है, यूरेनोजेंटल डक्ट भी सिंगल है, सेमिनल वेसाइकल भी पैर में। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली ये बताया गया है कि कौन से ऑर्गन पैरिंग में है, कौन से ऑर्गन विदाउट पैरिंग में। अब नेक्स्ट बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से, चलो ठीक है पढ़ लेते पहले इसको, क्या दिया हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले तो तुम्हारा ये डायग्राम जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है पेज नंबर 29 पे है, ये डायग्राम एकदम अच्छे से बाय हार्ट करो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बनाना भी है लिखना भी है, तो डायग्राम पहले समझो, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट जो तुम्हें यहाँ पे ये दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है, ये ओवरी है तुम्हारा, ये एक्चुअल में एरो इधर होना चाहिए, ठीक है, ये ओवरी है। ओवरी का काम क्या होता है बेटा? फीमेल गैमेट बनाना, ओवम बनाने का काम ये करता है। उसके बाद ये जो ओवरी होता है ये कनेक्ट होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दोनों ओवरी कनेक्ट है, पेयर ऑफ ओवरी होती है, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फिलिपियन ट्यूब। क्या बोलोगे बेटा इसको? फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं हम लोग इसको। उसके बाद ये वाला जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड यूरेटस। उसके नीचे वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है जहां इसकी ओपनिंग होती है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स। फिर उसके नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेजाइना। फिर उसके नीचे तुम्हें दो सेल दिख रहे हैं यहाँ पे, बार्थोनियल ग्लैंड, यहाँ पे भी एक है यहाँ पे भी एक है, और ये तुम्हारी वेजाइना की ओपनिंग है। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी बना हुआ है बेटा, ठीक है, तो ये तुम्हें बना बना के प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो तुम्हारी ओवरी है ना बेटा, ये जो ओवरी मैंने कहा ये फिलिपिन ट्यूब से कनेक्ट होता है, तो ये जो पार्ट है जो ओवरी से कनेक्ट है वो देखो ये ऐसा हेयर लाइक फिम्ब्रे लाइक होता है, हेयर लाइक हम बोलते हैं जैसे नॉर्मली, और उसको साइंटिफिक फिम्ब्रेटेड एंड बोलते हैं हम लोग। ये क्या होगा बेटा? ये फिम्ब्रेटेड एंड में एक सेंटर में ओपनिंग होती है, दिख रही है यहाँ पे ये ओपनिंग। अब ये ओपनिंग क्यों है? ये तो इससे आके चिपक जाता है ना, इससे अटैच हो जाता है, तो ये ओपनिंग क्यों है? दोनों की तरफ है देखो ओपनिंग, तो ओपनिंग क्यों है बेटा? ये जो ओवरी है इसका काम क्या है? ओवम बनाना, फीमेल गैमेट बनाना। अब ये बना के खुद तो रख नहीं लेगी ना, पास करेगी ना, तो बेटा जब इसके अंदर फीमेल गैमेट बन जाता है तो ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग से ये फीमेल गैमेट को पास किया जाता है, इसीलिए ये ओपनिंग दी गई है। समझ में आया? चलो अब देखो यहाँ ध्यान दो, जब तुम्हारे ओवरी के अंदर ये फीमेल गैमेट बन गया जिसको हम एग भी बोल सकते हैं, oocyte भी बोल सकते हैं, ये जब एग बन जाता है तो ये एग क्या होता है? ये ओविजक जो इसकी ओपनिंग होती है फिम्ब्रे जो होता है ये इसे अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कैसे उसकी सेल में से हेयर लाइक सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये ओवम को अपनी तरफ, ये जो ओवम है ना या एक्सल भी हम बोल सकते हैं, इसको अपनी तरफ खींचता है
और लेते जाता है फिलिपिन ट्यूब की तरफ। यहाँ दिख रहा है, ये जाकर यहाँ पे ये फिलिपिन ट्यूब में जाकर ये क्या करता है, ओवम वेट करता है। क्यों वेट करता है? अपने आप को फर्टिलाइज होने के लिए, कि कोई मेल स्पर्म आएगा और इसे क्या करेगा बेटा, फर्टिलाइज करेगा। ओके, तो नॉर्मली आपको याद क्या रखना है कि एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ क्या होता है, फीमेल की बॉडी से ओवम बनता है। एक बार ऐसे याद रखने का, अल्टरनेट मंथ में बनता है फीमेल में, कि एक बार अगर तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में, अगर सपोज करो ये वाले साइड से अगर जनवरी है, जैसे सपोज कर लेते हैं हम लोग जनवरी है, तो जनवरी में अगर ओवम यहाँ से बना, ये यहाँ जाके फिलिपिन ट्यूब में वेट करता है फर्टिलाइजेशन का, हेयर लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से। अगर 1 मंथ यहाँ पे बना तो अब नेक्स्ट मंथ इसके अंदर नहीं बनेगा, नेक्स्ट मंथ यहाँ फेब में इधर बनेगा ओवरी, फिर मार्च में इधर ओवरी बनेगा, फिर ऐसे अल्टरनेट होता है। यहाँ पे अगर जनवरी में ओवम बना तो फेब में यहाँ, फिर मार्च में यहाँ, फिर अप्रैल में यहाँ, तो ऐसे अल्टरनेट बिहाफ पर क्या होता है बेटा, ओवरी फॉर्मेशन चलता है। अब नेक्स्ट, गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन क्या होता है बेटा, अगर नॉर्मली जो भी फीमेल है या मेल है, दोनों के अंदर, मेल है तो बेटा स्पर्म बनेगा, और कहाँ बनता है बेटा, वो टेस्टिस के अंदर बनता है। अभी मैंने पढ़ा के लाया तुम लोगों को, ये तुम्हारा टेस्टिस है, ये तुम्हारे टेस्टिस के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म प्रोडक्शन होता है। मेल जो होता है बेटा, इनके बॉडी में अगर एक बार स्पर्म बनना चालू हो गया तो वो सेल डिवीजन से बनता है, और मियोसिस उसके अंदर होता है। मियोसिस टाइप ऑफ, दो टाइप का सेल डिवीजन है, एक होता है माइटोसिस, होता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, नॉर्मली 4 सेट ऑफ, तुम्हारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तुम्हें 4 मिलते, सॉरी 4 नंबर ऑफ सेल मिलते हैं, और माइटोसिस में 2 नंबर ऑफ सेल मिलते हैं। तो मियोसिस में जो क्वांटिटी होती है सेल की वो ज्यादा होती है, तो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसलिए जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा भी होता है, मियोसिस होता है उसके अंदर। तो जब मेल के अंदर एक बार अगर बेटा स्पर्म फॉर्मेशन चालू हो गया, मतलब स्पर्म बनना शुरू हो गया, तो टिल दी प्यूबर्टी से चालू होता है स्पर्म बनना। अब ये मेल जब तक मरेगा नहीं, जब तक इसकी डेथ नहीं हो जाएगी, इसकी बॉडी में स्पर्म बनता रहेगा। ओके, लेकिन इन केस ऑफ फीमेल, फीमेल में बेटा ऐसा नहीं होता है। फीमेल में अंदर जब फीमेल प्यूबर्टी पे जाती है, जब फीमेल प्यूबर्टी को हिट करती है, जिसको हम बोलते हैं एडल्ट हो गए बच्चे, मैच्योर हो गए, तो जब प्यूबर्टी को जाते हैं, उसको पीरियड्स आने लगते हैं, तो ओवम प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ओवम उसकी बॉडी में बन रहा है, फर्टिलाइज वहां नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन ओवम फॉर्मेशन चालू हो गया। कि जब फीमेल में प्यूबर्टी से ओवम फॉर्मेशन चालू हो गया, तो मेल की तरह नहीं है कि ये टिल जब तक उसकी डेथ नहीं होगी तब तक कि इसका चलता ही रहेगा, नहीं बेटा। एट द एज ऑफ 45 to 50, तुम अगर एज 45 से क्रॉस करोगी, 50 को एज की जाओगी, तो तुम्हारा जो ओवम फॉर्मेशन है वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि इन केस ऑफ मेल जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो प्यूबर्टी से शुरू होता है, टिल डेथ तक के रहता है। लेकिन अगर इन केस ऑफ फीमेल अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ देखो, जब फीमेल बेटा पैदा होती है, जब फीमेल की बर्थ होती है, तो नॉर्मली क्या होता है बेटा, उसकी जो ओवरी होती है ना बेटा, उसके अंदर 2 से 4 मिलियन इमेच्योर oocyte होते हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, इमेच्योर होता है, मेच्योर नहीं होता है। ठीक है, क्या मैंने कहा कि जब फीमेल बर्थ होता है, मतलब बच्ची का, जब बच्ची पैदा होती है, तो उसके ओवरी के अंदर बेटा अप्रोक्सीमेट 2 से लेके 4 मिलियन इमेच्योर स्पर्म होता है, फिटस के, सॉरी ओवम होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ड्यू टू सर्टेन एज जाने के बाद वो मेच्योर, जो तुम्हारे इमेच्योर ओवम है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कुछ मेच्योर होते हैं और कुछ डीजनरेट हो जाते हैं। उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये वाला चीज मैंने भी बता दिया आपको कि बच्चा पैदा हुआ, उसके पास जो भी है इमेच्योर oocyte होते हैं, फिर धीरे धीरे ये मेनार्की को जाएगी, दैट मीन्स प्यूबर्टी को हिट करेगी। 12 साल की उम्र, अलग अलग एज है, 10 से लेके 10 के बाद से लोगों अब बच्चियों को प्यूबर्टी हिट करने लग गई है। तो इसके अंदर ओवम अब मैच्योर होना शुरू होंगे, फिर उसके बाद इसका रिप्रोडक्टिव फेज होगा जिसमें ये प्रेग्नेंट हो सकती है। टिल कब तक के बेटा, 44 ईयर्स तक के, 44-45 ईयर्स तक के इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, दैट मीन्स पीरियड्स आएंगे, ओवम फॉर्मेशन रेगुलर होता रहेगा, हर महीने होगा एकदम बराबर से। जैसे ही बेटा 45 की एज, 50 की एज क्रॉस हो गई, तब क्या होता है, ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाता है, या हम बोल सकते हैं डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो उस एज को हम लोग बोलते हैं मेन्यूपोज एज। मेन्यूपोज एज का मतलब क्या होता है, वो एज जहाँ पे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, उसके अंदर अब ओवरी रिलीज होना क्या हो गई, उसके ओवरी से ओवम रिलीज होना बेटा बंद हो चुका है। अब यहाँ ध्यान दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो यंगर
ओवरी होती है, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, जब प्यूबर्टी को हिट करते हैं, तो इनके अंदर रेगुलर ओवम, ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं। रेगुलेशन, वो ओवम बनने के बाद वो फर्टिलाइज होने के लिए हार्मोन रिलीज होता है, फिर वो जाके फिलिपिन ट्यूब में वेट करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, बनना फिर से वो डी रप्चर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फीमेल के टाइम जाते हैं हम, फीमेल जब 45 से 50 की एज में पहुंच जाती है, तो ये मेनोपॉज एज आ जाता है। इसके अंदर जो ओवम होता है बेटा, वो खुद दिख रहा है तुम लोगों को कैसे डी जनरेट होने लगते हैं, कम फॉर्मेशन होने लगता है, इरेगुलर जनरेशन हो जाता है। तो इसकी वजह से वो फीमेल को प्रेगनेंसी में अब प्रॉब्लम आएगी, वो फीमेल जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज एज। तो मेनोपॉज एज नॉर्मली कितना होता है बेटा, 45 से 50। ये तुमको एमसीक्यू वगैरह में भी पूछ सकता है। इस एज में क्या होता है, नॉर्मली जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसके अंदर जो ओवम का फंक्शन होता है, वो धीरे धीरे स्टॉप होने लग जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मैंने पढ़ाया है फर्टिलाइजेशन। अब तुम्हें ये मालूम है बेटा, ओवम यहाँ पे बन के रेडी है, ये फिलिपिन ट्यूब में ये वेट कर रही है। क्या वेट करेगी कि कोई स्पर्म आए इसको फर्टिलाइज करे। ये निकल के यहाँ नहीं जाएगी, ये यहीं पे फिलिपिन ट्यूब है, यहीं पे वेट करती है। जैसे ही क्या होगा बेटा, जैसे ही मेल सेमन बॉडी के अंदर गया, तो कैसे जाता है, उसका रूट कैसा है, सबसे पहले वेजाइना में जाएगा, फिर वेजाइना से कहा जाएगा बेटा, यूट्रस में, यूट्रस से होते हुए फिलिपिन ट्यूब में। तो फिलिपिन ट्यूब में जहाँ पे ओवम होगा, वहां पर ये जाके क्या करेगा, खुद को फर्टिलाइज करेगा। ओवम को जाके वो फर्टिलाइज कर देगा। अब ओवम फर्टिलाइज हो गया, जैसे ही वो फर्टिलाइज हो गया, तो बेटा क्या बनाएगा, वो जाइगोट बनाएगा। फिर जाइगोट फर्दर सेल डिवीजन करेगा, और उस तरीके से चलता चलेगा, ये सिस्टम कंटिन्यू होता रहता है। तो नॉर्मली कैसे जनरेट स्टार्ट हुए बेटा, कि जो भी मेल का इजेकुलेशन है, जो भी सेमन है, सबसे पहले वो वेजाइना को जाता है। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 29 पे देखो दिया हुआ है कि जाइगोट फॉर्मेशन होता कैसे है। पहले जाइगोट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फीमेल और मेल गैमेट को फर्टिलाइज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सेमन मेल का स्पर्म यूज किया और फीमेल का ओवम यूज किया, तो दोनों फर्टिलाइज हो गए। जैसे ही फर्टिलाइज हुए, तो ये याद रखना है, हम इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो इंसानों में जो होता है ना बेटा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। ओके, तो जैसे ही आप सेमन इजेकुलेट करोगे, इसके अंदर डालोगे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे स्पर्म के पास वो पावर होती है, वो अपने आप को क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि फ्रक्टोज उसको मिला था ना। फ्रक्टोज का काम ही यही होता है कि ये पूरा रूट को वो ट्रेवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। फिर जो स्पर्म होता है, ये जो तुम्हारा सेमन इजेकुलेट होता है, ये इसके अंदर स्पर्म होता है बेटा। स्पर्म एक टाइम में, ये अगर थोड़ा सा सेमन है तो इसके अंदर मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, और कैसे जाते हैं, पहले तो वेजाइना को जाएंगे, देन यूट्रस को, फिर ओविडक्ट को, या हम बोल सकते हैं फिलोपियन ट्यूब को। अब ये याद रखना है बेटा कि मिलियन ऑफ स्पर्म है, लेकिन ये मिलियन ऑफ स्पर्म जाके इस ओवम को फर्टिलाइज नहीं करेंगे। कोई एक स्पर्म इतना कैपेबल होगा जो इस ओवम को जाके फर्टिलाइज करेगा, पूरे स्पर्म नहीं फर्टिलाइज करते। इतने मिलियन में से सिर्फ एक स्पर्म होगा जो क्या करता है बेटा, ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है। समझ गया, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते आगे। ओवम फर्टिलाइज हो गया। अब ये कब होता है, ओवम कब फर्टिलाइज हो जाएगा, जब फीमेल प्यूबर्टी को हिट करेगी। अगर वो प्यूबर्टी को नहीं आई है, अगर उसको पीरियड्स वगैरह नहीं आते, तो वो उसको स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कब होता है, प्यूबर्टी जब होती है तब होता है, प्यूबर्टी से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, कितना भी स्पर्म भेजो, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर जहां जहां से प्यूबर्टी चालू होती है, नॉर्मली जो एज होता है वो बच्चों का कब से होता है बेटा, नॉर्मली जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया वो 10 से लेके 17 से, मतलब इस रेंज में, इस एज में गर्ल्स क्या होती है, नॉर्मली प्यूबर्टी को हिट कर देती है। वहां से स्पर्म उनका प्रोडक्शन, सॉरी ओवम प्रोडक्शन चालू हो जाता है। और एट द एज ऑफ 45 से 50, जब वो 45 से 50 की एज को पहुंचती है, तो वो जो ओवम फॉर्मेशन है बेटा, वो स्टॉप हो जाता है, मेनोपॉज एज आ जाती है। ओवम जो रिलीज होता है वो एवरी मंथ ओवरी से बेटा रिलीज होता है, अल्टरनेट ईयर्स में। इनके पास 2 मिलियन ओवरी ऊ साइड होते हैं। देखो, एग सेल, ऊ साइड, ओवम, बात एक ही है। ठीक है, फीमेल गैमेट, ये सब ये नहीं सोचने का कि क्या पढ़ा रहे, एक ही चीज है। एग बोलू, ओवम बोलू, फीमेल या फीमेल गैमेट बोलू, तो बात एक ही होता है बेटा। तो यहाँ पे ना, तुम्हें यहाँ पे नॉर्मली बताया गया कि जब बच्चा पैदा होती है, जब लड़की पैदा होती है, तो उसके बाद 2 मिलियन क्या होते हैं,
ओवम होते हैं, या हम बोल सकते हैं oocyte प्रेजेंट होते हैं जो इमेच्योर होते हैं। धीरे धीरे चाइल्डहुड से वो बच्ची बड़ी होती जाती है, प्यूबर्टी को हिट करने लगती है, तो ये धीरे धीरे क्या होने बेटा, ये मिलियंस में बहुत सारे oocyte डीजनरेट होने लगते हैं, और उसमें से कुछ oocyte मैच्योर होने लगते हैं, मैच्योर होके एग बनाते हैं, फिर एवरी मंथ वो रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्मली 400 oocyte रिलीज होते हैं, और हर मंथ में एक oocyte रिलीज होता है, मतलब एक एक्स सेल रिलीज होता है। बाकी जो बच गए 2 मिलियंस में जो भी बच गए वो सब डीजनरेट होते हैं, मतलब खराब होते जाते हैं, निकलते चले जाते हैं तुम्हारी बॉडी से। तो तुम सोचोगे 2 मिलियन oocyte तो है, लेकिन मिला फर्टिलाइज तो इतने ही हुए या रिलीज तो इतने हुए, तो बाकी के बचे हुए कहाँ गए? तो बेटा बाकी के बचे हुए क्या हो जाते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो आगे नहीं पास होते हैं। ठीक है, चल अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट एंड बर्थ। कैसे बच्चा अगर फर्टिलाइज हो गया तो कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, फिर वो कैसे प्रोड्यूस होता है, वो चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो नॉर्मली क्या होता है बेटा कि हमें ये मालूम है जो ओवरी है वो ओवम बनाएगी, ओवम बना के फिलिपिन ट्यूब में जाके वेट करती है। अब सपोज कोई स्पर्म है जो इसको फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है, जैसे ही फर्टिलाइज होगा तो ये जाइगोट बन जाएगा बेटा, नो डाउट, है ना। अब जाइगोट बनेगा तो ये अपने आप को सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है इसके अंदर। जैसे ही माइटोटिक डिवीजन हो गया बेटा, वो क्या देखो यहाँ पे दिया है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, खुद को वो डिवाइड करने लगा। जैसे ही वो खुद को डिवाइड करने लगेगा तो वो खुद को क्या बनाएगा बेटा, एम्ब्रियो बनाने लगेगा। ये एम्ब्रियो धीरे धीरे पुश होकर कहाँ चला जाएगा, यूट्रस में। कहाँ चला जाएगा बेटा, यूट्रस की तरफ ये पुश होता है, और यूट्रस में जाके खुद को इम्प्लांट, इम्प्लांट मतलब खुद को स्टिक कर लेगा उसके साथ। जो भी अब उसकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट रहेंगे, ये इस सेल को, एम्ब्रियो को मिलेगा, और ये एम्ब्रियो अपने आप को क्या करेगा बेटा, ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है, अब इस अपने ये किससे जाके, यूट्रस से जाके इम्प्लांट होगा। फर्दर आगे तुमको क्या दिया हुआ है कि जब ये इम्प्लांटेशन होता है तो फीमेल के अंदर प्लासेंटा होता है, ये बेबी जो होता है धीरे धीरे, देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर अभी ये छोटा है, जब एम्ब्रियो फॉर्म होता रहता है तो कुछ मंथ तक के एम्ब्रियो यहाँ पे इम्प्लांटेड रहते हैं, तो इसके बाद जो भी तुम्हारे ब्लड वगैरह प्रेजेंट रहते हैं या न्यूट्रिएंट वगैरह होता है वो उसको यूज करता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बेटा बेबी बड़ा होने लगता है पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो ये न्यूट्रिएंट उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो बाद में ये क्या होता है, फीमेल के प्लासेंटा से जाके अटैच हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ ये प्लासेंटा है, उससे जाकर ये अटैच हो जाता है। ठीक है, जब ये अटैच होता है तो ये एम्बाइकल कॉर्ड होता है जो बच्चे के यहाँ पे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे ये डायग्राम देखो कैसे उसकी बॉडी से ये अटैच होता है एम्बाइकल कॉर्ड। ये एम्बाइकल कॉर्ड क्या करता है, जो भी प्लासेंटा, जो भी फीमेल खाना खाती है ना बेटा, जितना भी न्यूट्रिएंट वो लेगी, वो सारा न्यूट्रिएंट डायरेक्ट उसको प्लासेंटा से उसकी बॉडी को जाएगा, और वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करेगा। तो देखो ये तुम्हारा बेबी है जो एम्ब्रियो हम जिसको बोलेंगे, ये एम्ब्रियो फर्दर ग्रो होगा, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, इसको हमने बोलते हैं एम्ब्रियोनिक कवरिंग या एमिनोटिक सेक, सॉरी एमिनोटिक सेक बोलते हैं। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, एमिनोटिक लिक्विड हम जिसको बोलते हैं फ्लूइड। ये प्लासेंटा से एम्बाइकल कॉर्ड से अटैच होता है। ओके, और इसका डेवलपमेंट होता रहता है। फीमेल जो भी खाएगी, जो भी न्यूट्रिएंट होगा उसको प्लासेंटा से उसको सप्लाई होगा, और वो बच्चे को मिलता रहेगा। इस तरीके से ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कितने महीने चलता है बेटा, 9 मंथ चलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, ये 9 मंथ तक के बच्चा माँ के पेट में फॉर्म होता रहता है। जैसे 9 मंथ हो जाता है तो फिर डिलीवरी हो जाती है। ओके, तो अभी यहाँ ध्यान दो बेटा, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर इट्स 31। ओके, तुम्हारा पेज नंबर 31 है। तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ऑफ द मदर वंस द फीटल डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अभी हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा पढ़ा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर वो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस में, फिर वो प्लासेंटा से अटैच होता है, वो अपने मदर से पूरा न्यूट्रिएंट लेता है प्लासेंटा के थ्रू, और ये पूरा प्रोसेस 9 मंथ चलता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जब बच्चा फीटल डेवलपमेंट उसका कंप्लीट हो जाता है, जब बच्चा की डेवलपमेंट हो जाता है, तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बेटा, जो क्या करता है उस बेबी को मतलब फीमेल की बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो उसका आंसर बहुत सिंपल है वैसा, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो वैसा तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है, लेबर पेन, या हम बोल सकते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्शन करवाना।
जैसे जब 9 मंथ जब बेबी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो बेबी अब बाहर आने लगता है, तो माँ के पेट से बच्चा कैसे बाहर आएगा बेटा? तो ये हार्मोन क्या करता है, जो आपका फीमेल का जो वेजाइना होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो देखो यहाँ पे नॉर्मली तुमको डायग्राम के थ्रू समझा है, ये आपका ब्रेन है बेटा, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड में तुम्हारा एक इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एक पोस्टीरियर होता है। इंटीरियर मतलब सामने, एक पीछे मतलब पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बेटा, ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, और जैसे ही रिलीज करता है जब जरूरत पड़ती है, तो धीरे धीरे जो बेबी होता है, जो माँ के पेट में जो बेबी होता है, उसका जो पेन होता है, लेबर पेन, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं लेबर पेन, वो पेन होता है बेटा जब बच्चा बाहर आने लगता है, डिलीवरी होने लगती है उसकी। तो वो लेबर पेन कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है, जहां वेजाइना होता है ना, वेजाइना कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिससे बेबी क्या होता है, धीरे धीरे मॉम के वोम से बाहर आने लगता है। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिस्टिंग्विश किया है कि आप लोग कैसे देखो, बेबी का जो हेड है, पुश अगेन द सर्विक्स, जो बच्चे का हेड होता है वो पहले बाहर आता है। जब बच्चा डिलीवर होता है तो ये याद रखना है, पैर पहले बाहर नहीं आता बेटा, पहले उसका सर पहले बाहर आता है। जैसे ऑक्सीटोसिन, जैसे क्या होता है, ये मूवमेंट देखो, बच्चा पेट में है, उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, ये सर्विक्स के पास आने लगता है, ओपनिंग के पास आने लगता है। वैसे ही ब्रेन को बेटा सिग्नल मिल जाता है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है। जैसे ही बेटा ऑक्सीटोसिन रिलीज करोगे तो ये जो विजाइना की यूट्रीन वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगती है, और बच्चा उधर से रिमूव होने लगता है। फिर देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है, बहुत ही सेफ होता है, नेचुरल बर्थ जो होती है बच्चे की वो इसी की हेल्प से होती है। ब्रेस्ट फीडिंग में भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो माँ क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो वो हार्मोन उसमें भी हेल्प करता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बेटा, ये नॉर्मली कब होता है, फीमेल के अंदर होता है, ये मेल के अंदर नहीं होता है, ये बात याद रखना है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव में कुछ चेंजेस आते हैं बेटा, वो चेंज जो होता है वो रिपीट होता है हर 20 मतलब हर मंथ 28 से लेके 30 डे में ये होता है। ये रिपीटेड जो चेंज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बेटा, ये नेचुरल प्रोसेस है, खुद से होता है, बट इसे 3 हार्मोन बेटा कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से वो 3 हार्मोन है, देखो, पहला FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तुम्हें ये याद रखना है बेटा। FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ग्रोथ करता है ओवरियन फॉलिकल्स की, और एस्ट्रोजन सिक्रेट करवाता है। फिर उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, LHS का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। इसको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे, बट तुम्हें ये याद रखना है, MCQ वगैरह में पूछ सकता है बेटा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से हार्मोन है। 4 हार्मोन है बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है LHS, फिर तीसरा है बेटा एस्ट्रोजन, और चौथा है क्या बेटा, प्रोजेस्टेरॉन। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि जो भी तुम्हारा हार्मोन है, जैसे जैसे ये स्टार्ट होता है, वन ऑफ द सेवरिकल, अभी देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारे को पार्ट दिया हुआ है, ये जो डायग्राम है, पहले तो ये समझ लो बेटा, ये तुम्हारा ओवरी का डायग्राम है। ठीक है, ये तुम्हारी ओवरी के अंदर का सेक्शन बताया गया है। ओवरी के अंदर बेटा हम लोग ने पढ़ा था अभी इससे पहले ही वाले लेक्चर में कि 2 से लेकर 2 मिलियन ओवम बनते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं बेटा, इमेच्योर होते हैं। हम ओवम बोलू, oocyte बोलू, एग बोलू, डोंट गेट कंफ्यूज, सब एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये जो होता है ना बेटा, ये टाइमली अपने आप को मैच्योर करते हैं, ये लोग धीरे धीरे अपना मैच्योरेशन चालू करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ओवरियन फॉलिकल्स। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, दैट इज ऑल ओवरियन फॉलिकल। ये ओवरियन फॉलिकल धीरे धीरे अपने आप को oocyte में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तुम्हें सीखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो तुम्हारा बेटा FSH, मतलब FSH जो हार्मोन है, ये क्या करता है, जो तुम्हारी ये oocyte है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। oocyte का डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ, किसके इफेक्ट में हो रहा है, 10 FSH के इफेक्ट में हो रहा है। अब इससे होगा क्या बेटा, जैसे ही oocyte मैच्योर होने लगेंगे, ये अपने आसपास, ये तुम्हें सेल दिख रहा है बेटा, ये जो डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल, और यही बीच में तुम्हारा oocyte है जिसके अंदर तुम्हारा एग सेल है। ठीक है, ये ग्रेन्युलोसा सेल क्या होते हैं बेटा, अपने आप को ग्रोथ करते हैं और oocyte को मैच्योर होने लेते हैं। समझा इतना? अब जैसे ही ये ग्रेन्युलोसा सेल
मैच्योर होने लगे, अपने आप को डेवलप करने लगे, तो क्या होगा बेटा, ये अपने आप को अब ब्रश करेगा। ये जो तुम्हारा ओवम है, oocyte है, ये डेवलप हो गया, ये अब इसमें से निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। तो उस वक्त एस्ट्रोजन आता है। एस्ट्रोजन क्या होता है, ये भी डेवलपमेंट में ही रहता है। इसका काम क्या होता है, ये जो भी तुम्हारा ओव्यूलेशन हुआ, ये जो तुम्हारा oocyte बना है, इसको ब्रेक करने का काम, ग्रेन्युलोसा को तोड़ना और इसके इधर से बाहर निकलने का काम क्या होता है, इसी एस्ट्रोजन का होता है। और इस ओवम को मैच्योर करने का काम भी इसी एस्ट्रोजन का होता है। अब जैसे ही बेटा वो डेवलप हो गया, हमारा वो oocyte बन गया, जैसे ही oocyte बनेगा तो वो क्या हो जाता है, ओवरी से निकल जाता है। फिर कहाँ जाएगा वो, फॉलिकल, सॉरी, कहाँ जाता था, फिलोपियन ट्यूब में जाता था वो, वहां जाके वेट करता था। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही एस्ट्रोजन आपका रिमूव हुआ, एस्ट्रोजन की हेल्प से वो मैच्योर होने लगा। अब एस्ट्रोजन एक और काम करता है, क्या करता है, जो तुम्हारा ये यूट्रस है, ये यूट्रस की जो वॉल है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम यूट्रस की वॉल होती है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, अपने आप को वापस से जनरेट करने लगती है, रीजनरेट करने लगती है, मीन्स ब्लड को वो वापस से जमा करने लगती है। क्यों जमा करती है बेटा, क्यों जमा करती है, कि उसको क्या लगता है, जो ओवम यहाँ पर आएगा, फर्टिलाइज होके ओवम जो आएगा बेटा, वो क्या होगा, ओवम आएगा तो ये फर्टिलाइज होगा, तो ये फर्टिलाइज होने के बाद ये यूट्रस से ही, मैंने बताया था ना, यूट्रस में जाके इम्प्लांटेशन हो जाता है उसका। तो यूट्रस से इम्प्लांटेशन क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक एंडोमेट्रियम लेयर बनाकर रखता है, जो रिच इन न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है। तो जो तुम्हारा ओवम है, वो फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट जो है वो यहाँ पर आएगा, तो उसको ये पूरा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। इसीलिए ये एस्ट्रोजन के इफेक्ट में क्या करता है, अपने आप को रीजनरेट करने लगता है, ताकि जो ओवम फर्टिलाइज हुआ जाइगोट बनेगा, वो जाइगोट यहाँ पे इम्प्लांट होगा, और मैं उसे क्या करूंगा बेटा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करूंगा। अब देखो, जैसे ही बेटा वो फर्टिलाइज हुआ, ये ओवरी से निकला, जैसे ही निकलेगा ना बेटा, तो उस फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। क्या बोलोगे बेटा उसको, ओव्यूलेशन फेज बोलोगे। ये निकलेगा। अब जैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, किसके हेल्प से निकलेगा, एलएचएस। किसके हेल्प से निकलेगा बेटा, एलएचएस के हेल्प से निकलेगा। मतलब एलएचएस क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, इसके जो लेयर्स है उसको ब्रश कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, और oocyte यहाँ से रिलीज हो गया। सेकेंडरी oocyte दिख रहा है यहाँ पे, रिलीज हो गया। अच्छा, ये जो oocyte रिलीज हुआ है, इसके बाद देखो ये जो लेयर है, ग्रेन्युलोसा लेयर, ये क्या करेंगे, ये यहीं रहते हैं बेटा, ये कहीं नहीं जाते। इसको हम क्या करेंगे, वापस से रीजनरेट करने लगते हैं। ये बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये जो ग्रेन्युलोसा लेयर है वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया बेटा, इसका काम है, ये क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करेगा। क्या करेगा बेटा, ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट टू सिक्रीट द प्रोजेस्ट्रॉन। अब ये प्रोजेस्ट्रॉन करेगा क्या, जो एंडोमेट्रियम लेयर है ना बेटा, उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। ये एंडोमेट्रियम लेयर को और ज्यादा थिक होने में हेल्प करेगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या लग रहा है कि अब क्या होने वाला है, ये तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज होने के बाद ये इम्प्लांट होगा, तो इसको क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या होना चाहिए, ज्यादा, ताकि उसको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिले। अब होता क्या है बेटा, अगर ये जो एग बना, ये एग जाके फिलोपियन ट्यूब में क्या करता है, 24 घंटे के लिए वेट करता है। जब वो फट जाता है, तो जिस पे वो निकलता है, जब वो रिलीज होता है बेटा, उस फेज को मैंने बताया ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। ये रिलीज होके फिलोपियन ट्यूब में जाकर वेट करता है। और कितना वेट करता है, 24 घंटा। अगर कोई स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज किया, देन ये जाइगोट बन जाएगा। अगर कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज नहीं किया तो क्या होगा, तो जैसे ही बेटा अगर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये जो तुम लोगों ने जो तुम्हारा ये कॉर्पस ल्यूटियम था, जो क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था कंटिन्यूअस, तो ये क्या करेगा, खुद को डी जनरेट कर लेगा, और खुद को डी जनरेट करके किस में कन्वर्ट कर लेगा, कॉर्पस अल्ब्यूकेन में जनरेट कर लेगा। मतलब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, तो यही प्रोजेस्टेरोन अपने आप को, कॉर्पस ल्यूटियम अपने आप को डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकम में चला जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अलग प्रोसेस होता है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जो एग बना है उसको बाहर रिलीज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी एंडोमेट्रियम ग्लैंड है, जो सिक्रीशन कर रहे प्रोजेस्टेरोन का, अब वो पहले तो रेडी थे, किस लिए, ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। लेकिन इम्प्लांटेशन अब नहीं हुआ, तो अगर वो साइड तुम्हारा इम्प्लांटेशन उसका नहीं हुआ, निकल गया, अनफर्टिलाइज ही रह गया एग, तो अब वो क्या होगा बेटा, वो बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करेगा, टिश्यू को रीजनरेट करते हुए, एंडोमेट्रियम को निकालते हुए, खुद को कंटिन्यूस 5 दिन तक ये ब्लीड करता है।
ठीक है, ये यहाँ पर गया, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हुआ, तो फिर क्या करेगा वो, कॉर्पस ल्यूटेम कॉर्पस एल्बिकन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोन क्या हो जाएंगे, अपने लेवल को कम कर लेंगे, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं हुआ। जैसे उसका लेवल कम होगा तो जो यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ था, जो एंडोमेट्रियम बना था बेटा, वो ब्रेक डाउन होने लगेगा। जैसे ये ब्रेक डाउन होगा उसके साथ ओवम रिलीज आउट हो जाएगा, तो हम इसे बोलते हैं ये क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, जो वेजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए ये बॉडी के बाहर जाता है। जब ये ब्लीडिंग चालू हो जाती है तो हम बोलते हैं ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है। ये ब्लीडिंग कंटिन्यूअस अप्रोक्सीमेट ऐसा माना जाता है कि 5 दिन तक के ये चलता है, और ये हर मंथ फीमेल को होता है, हर मंथ होगा। जैसे 20 डे या 28 डे या 30 डे बेटा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फीमेल को ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हर महीने वो क्या होता है, उनको 5 दिन ब्लीड होती है, मैक्स टू मैक्स 7 डे हम कंसिडर करते हैं उनको, ये अप्रोक्सीमेटली ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग का इंडिकेशन यही होता है कि जो उसका ओवम है बेटा वो क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइज नहीं हुआ। अब ये तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब का केस है। अगर इन केस जो ओवम है बेटा फिलोपियन ट्यूब में जो वेट कर रहा है, उसको स्पर्म आके फर्टिलाइज कर दिया, है ना, स्पर्म आके फर्टिलाइज कर लिया, तो अब क्या होगा, वो जायगोट फर्दर अपना सेल डिवीजन करेगा, फिर इम्प्लांटेशन करेगा यूट्रस में जाके, फिर प्रेगनेंसी होगी, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी, फिर चाइल्ड बच्चा ये होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अब बच्चा पैदा हो गया, डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद बेटा, डिलीवर होने के बाद अब वो फीमेल को कब तक के मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, जब तक कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। जब तक वो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाएगी बच्चे की, फिर से उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगेगा। अब तुम्हें यहाँ ध्यान देना है बेटा कि अगर साइड फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, वो सारी चीजें अब क्या होगी, उसको पीरियड्स वगैरह रुक जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और एंड देन वो बच्चे का टेक केयर करेगी। लेकिन अगर नहीं आया, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है उसको, फीमेल को ब्लीडिंग होती है। जैसे ही बच्चा, जब फीमेल को ब्लीडिंग होती है तो उसे बहुत वीकनेस होती है। सबसे पहला तो उसे पेन बहुत होता है बॉडी में, सर में दर्द, चेस्ट में दर्द, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, उसको पेन बहुत होता है। फिर उसके बाद वीकनेस आ जाती है, थकान हो जाती है, लो एनर्जी, चक्कर आने लगता है, क्योंकि इतना ब्लीडिंग हो रहा है उसको, हर 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 महीने, एवरी वीक उसको, मतलब 28 डे के बाद या 30 डे के बाद उसको ये फेस करना पड़ रहा है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग होती है वो खराब ब्लीडिंग होती है। तो बराबर से अपने आप को हाइजीन मेंटेन करना, उसलिए अपने आप को रेस्ट लेना। इस केस में जब भी फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो तो उसे आराम करना चाहिए, हाइड्रेटेड पानी वगैरह पीते रहना चाहिए, खुद का ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन वाले फूड खाना चाहिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना क्लीननेस मेंटेन करके रहे। तो ये हो गया सारा बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी ये क्या है, देखो, एक्चुअल में मेरा बहुत सारे बेटा कपल्स ऐसे हैं जिनको बच्चे नहीं है, मतलब बच्चे नहीं हो सकते किसी समवॉट किसी रीजन की वजह से। तो अगर सपोज करो, अगर हम इन केस ऑफ वुमेन की बात करते हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, या फिर जो साइड है उसका प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, या जो ओविडक है उसके अंदर वो मतलब इम्प्लांटेशन वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फीमेल को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। इन केस ऑफ मेल में भी होता है बेटा कि मेल में जो सेमन है, सेमन बन रहा है, उसके अंदर स्पर्म ही ना हो, या स्पर्म हो तो उसका मूवमेंट ना हो रहा हो, या स्पर्म में कोई एबनॉर्मिटीज हो, ऐसे बहुत सारे केस मेल के अंदर भी आते हैं। इसीलिए आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि बेटा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हारे पास मॉडर्न टेक्निक्स है। जैसे पहला मेथड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं। दूसरा मेथड है सेरोगेसी। थर्ड वन स्पर्म बैंक, या हम लोग जिसको बोलते हैं सेमन। तो ये दो टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं बेटा, अगर कोई कपल चाइल्डलेस है तो वो अपने आप को चाइल्ड ले सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, चलो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। देखो, ये 3 मेथड है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, कोई एक मेथड आता है तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना है बेटा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना बेटा, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। नॉर्मली ये फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अभी जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो होता है मेल का स्पर्म कलेक्ट किया जाता है बेटा, और जो फीमेल होती है उसका ओवम कलेक्ट करते हैं हम।
उसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉपर कंडीशन अप्लाई करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर ओवम और मेल के स्पर्म को डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, हम इसे वापस से जो फीमेल का यूट्रस है उसके अंदर लेके जाके वापस से इम्प्लांटेशन कर देते हैं। अब वो फीमेल के अंदर वो क्या होगा, स्पर्म बनता मतलब सॉरी, वो फीमेल के अंदर क्या होगा बेटा, धीरे धीरे प्रोडक्शन होता रहेगा, वो बच्चा डेवलपमेंट होता रहेगा और वो बेबी फॉर्म होता रहेगा। देखो किस तरीके से वो इम्प्लांटेशन कर रहा है। तो यहाँ पे ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है कि बेटा ये जो टेक्निक होती है, नॉर्मली इसमें फर्टिलाइजेशन किसमें होता है बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे स्पर्म और ओवम होते हैं उसको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद वो जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फिर वापस से फीमेल के यूट्रस में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है प्रॉपर टाइम पे। फिर ये जो आईएफ टेक्निक जो है वो किस लिए होता है, जो भी चाइल्डलेस कपल होते हैं उनको बेबी मिल जाए। और ये कब कब पॉसिबल होता है, मतलब ये किन लोगों को कराना चाहिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो कपल्स को बेटा प्रॉब्लम है, जैसे उसके स्पर्म काउंट कम है, या फीमेल का जो ये ओवी डक है जिसको हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड सेरोगेसी। सेरोगेसी नॉर्मली क्या होता है बेटा, जो सेरोगेसी होता है ये वो वुमेन के केस में होता है कि इसमें जो फीमेल होती है उसके जो यूट्रस होता है उसके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हेल्प लेते हैं, जैसे हम लोग सेरोगेसी में लेते हैं। तो या तो वो क्या करे, फर्टिलाइजेशन करवा ले, जैसे सेरोगेसी में हुआ, नॉर्मली आईवीएफ में हुआ। तो हम क्या करते हैं इसमें एक फीमेल मतलब लेते हैं। जैसे सपोज करो कोई कपल है जिसके इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, कोई हम उसके बॉडी उतना कैपेबल नहीं है कि वो बच्चे को जन्म दे या बच्चे की टेक केयर पे वो पेट में कर पाए। तो हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, जो फीमेल है ना उसका हम उस साइड जो ओवम है वो हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वो कलेक्ट करके मेल के जो भी स्पर्म है उसको कलेक्ट करके हम उसे पहले फर्टिलाइजेशन करवा लेंगे। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद वो भी फर्टिलाइजेशन किस में होगा बेटा, टेस्ट ट्यूब में होगा। वो दोनों जो स्पर्म और ओवम है वो कपल के ही रहेंगे। हम वो क्या करते हैं, नॉर्मली ये लोग कपल के स्पर्म और ओवम ले लेंगे, लैब में लेके जाके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवा लेंगे। अब वो फीमेल जो कपल की जो फीमेल है वो कैपेबल नहीं है बेटा बच्चा ये करने की, इनटेक करने की। तो वो क्या करते हैं, एक कोई फीमेल ढूंढते हैं, जो इनको भी नहीं पता होता है, कपल्स को भी नहीं पता होता है, ना ही वो फीमेल को पता होता है। ठीक है, वो डॉक्टर लोग अरेंज करते हैं। तो एक फीमेल ढूंढते हैं जो क्या करेगी, जो ये लोगों ने टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम लिया उसको फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, एंड देन वो फीमेल जो दूसरी फीमेल है उसकी बॉडी में वो लोग इंजेक्ट कर देते हैं। अब वो फीमेल क्या करती है बेटा, नॉर्मली उसको 9 मंथ पालती है अपने पेट में। अब ये चीज ना कपल को पता होती है कि मेरा बच्चा किसके पेट में पल रहा है, ना ही वो फीमेल जिसको वो पेट में पाल रही होती है बच्चे को, उसको भी नहीं पता होता है कि किसका बच्चा है। फिर वो 9 मंथ उसको बेटा पेट में रखती है, फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी हो जाती है, फिर वो जिसका भी बच्चा रहता है उसको वो दे दिया जाता है। तो ये भी एक मेथड है, लोग यूज करते हैं। और जो माँ उसको पेट में रखती है हम उसको बोलते हैं सैरोगेट मदर। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, अ, बच्चा पैदा कर सकते हैं। द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड स्पर्म बैंक या तो सेमन बैंक जिसको हम बोलते हैं। ये सेमन बैंक या स्पर्म बैंक क्या होता है, ये नॉर्मली बहुत सारे जो स्पर्म प्रोडक्शन, जैसे कोई कपल है जिसके मेल में जो स्पर्म है मतलब सेमन है उसके अंदर स्पर्म काउंट नहीं है या स्पर्म में प्रॉब्लम है, फिर भी वो चाहते हैं कि मतलब हमें बेबी चाहिए। तो वो लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं, स्पर्म बैंक में जाते हैं या तो सेमन बैंक में जाते हैं। यहाँ पे ना बेटा नॉर्मली जो कपल हेल्दी होते हैं, जो मेल हेल्दी होता है वो अपना सेमन डोनेट कर देता है ना। तो ये अपना सेमन डोनेट करता है, तो जिनको प्रॉब्लम होती है बेटा वो क्या करते हैं, यहाँ से सेमन लेकर जाते हैं। ये एकदम जैसे ब्लड बैंक होता है ना वैसे सेम होता है, जैसे ब्लड कलेक्ट करते हैं वैसे ही बहुत सारे इनके टेस्ट होते हैं, तब जाके इनका सेमन लिया जाता है। सेमन लेने के बाद हम ये क्या करते हैं, जो भी जिनको भी मतलब चाहिए होता है, सेमन चाहिए रहता है, उनको हम देते हैं। और कैसे देते हैं, वही सेम आइदर आर्टिफिशियल मेथड से वो लोग इंजेक्ट करवाते हैं, क्योंकि अगर मेल को प्रॉब्लम है तो सिंपल है, नॉर्मल मेथड तो यूज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है वो आते हैं, इनसे मिलते हैं, और वो लोग सेमन आर्टिफिशियली वुमेन के बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। और इंजेक्ट करके फिर वही सेम प्रोसेस चलता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उसके बाद इस तरीके से पूरा इम्प्लांटेशन होता है।
फिर वो फीमेल उसको कंसीव करती है 9 मंथ तक के, देन उसकी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसमें जो सेमन डोनर होता है, जो मेल होता है जो डोनेट करता है सेमन, उसका नाम सीक्रेट होता है, किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि ये लॉ है, नहीं बताना होता है। अब उसके बाद दैट इज द मेन कंसेप्ट विच इज द इम्पोर्टेंट ऑल्सो, ट्विंस कंसेप्ट। ट्विंस कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये ट्विंस कंसेप्ट, जरा देख लेते हैं बेटा। ट्विंस कंसेप्ट में हम लोगों को नॉर्मली नाम से ही समझ में आ रहा है, दो बच्चे, है ना। साइमल्टेनियसली फीमेल की एक ही यूट्रस में दो ऑस्प्रिंग, दो बेबी जनरेट होते हैं, दो बेबी डिलीवर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्विंस। ऐसे बहुत कम कपल्स होते हैं जिनको बेटा ट्विंस होता है, ऐसा नहीं होता एवरी नाउ एंड देन ट्विंस पैदा हो रहे हैं, नहीं बेटा। ट्विंस जो होते हैं वो बहुत कम कपल्स को मिलते हैं ट्विंस, जिनको मिलते हैं वो बहुत लकी भी होते हैं और बहुत अच्छा भी होता है।